हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे टाइम्स कोचिंग सेंटर के साथ। तो जल्दी आइए, जो लोग ऑफलाइन हैं अभी तक ऑनलाइन नहीं आए हैं वो जल्दी आइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में उस पर बात करते हैं। रितेश राज जी आ चुके हैं, बाकी भी लोग जल्दी आइए। जो लोग ऑनलाइन नहीं आए हैं जल्दी आइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हम क्लास को प्रोसीड करें, जल्दी आइए। सुनीता आ चुकी हैं, दीपक जी आ चुके हैं, कमलेश, दीक्षा, पुलेंद्र कुमार जी भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग मैम। आप, हाँ, आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, गला मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बट मैंने क्लास इस चक्कर में ले लिया। 1-1.5 घंटा पढ़ा दूंगी, ज़्यादा नहीं तो 1-1.5 घंटा पढ़ा दूंगी। आज गला मेरे थोड़ा ख़राब हो रखा है। गुड इवनिंग। चलो, गुड इवनिंग संदीप रोग जी। मैम एक बात पूछनी थी, संजय जी मुझसे कोई बात पूछना चाहते हैं। संजय जी बिल्कुल पूछिए, आप क्या बात पूछना चाहते हैं। अनिल कुमार जी हेलो। अजय कुमार जी कमीन मैम, हाँ कमीन का बच्चा पूछ रहे हैं, कमीन बिल्कुल कम। ठीक है। नमस्ते सोनू जी, जल्दी आइए। आज मुझे थोड़ा जुकाम और मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रखा है, थोड़ा सा साउंड में थोड़ा अजीब सा हो रखा है। मनोजीत जी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके सर, अब वेस्ट बंगाल से हमें बहुत अच्छा लगा कि वेस्ट बंगाल के लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। मोहित जी आ चुके हैं। चलो फिर क्लास स्टार्ट की जाए। हाँ, गुड इवनिंग। कहाँ चली गई मैम? मैम तो यहीं है। ठीक है। गुड इवनिंग मैम, आज आप जल्दी टीच कर दो मैम। कंटेंट पे कुछ काम। अरुण यादव मेरा नाम भी ले, अरुण जी मैंने आपका नाम ले लिया। चलो फिर अब क्लास स्टार्ट करें। अब देखो मैंने लास्ट क्लास में हिमांशु जी कह रहे हैं मैम प्लीज़ टेक रेस्ट। अभी रेस्ट करने का टाइम कहाँ है हिमांशु, बहुत काम है अभी, है ना। चलो 1-1.5 घंटे पढ़ा लेते हैं, उसके बाद करेंगे। द स्टोन्स प्रेजेंट इन द गोल ब्लैडर अफेक्ट द डाइजेस्टिव। अच्छा, क्या ऊपर चला के दिखाएंगे। मैम मैं भी बिहार से हूँ। ओके सर, आई एम फ्रॉम। अरुण मेरा कमेंट जा रहा है। हाँ अरुण जी, मेरा आपका कमेंट आ रहा है बिल्कुल। चलो अब स्टार्ट करें। सपना मैम आपका नहीं आई है क्या? हेलो मैम। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो अब हेलो। मेरा नाम ले लो। अमित जी नाम ले लिया, आपका नाम लेने से क्या होगा? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में आपको 2 चीज़ें पढ़नी होती है बायोलॉजी में। मैम कुछ डाउट है बायो में? मनीष जी लास्ट के 10 से 15 मिनट में आप मुझसे डाउट पूछ लेना, कोई भी डाउट हो सब पूछ लेना। मैम आज लेट क्लास। अच्छा, लेट कहाँ हुआ है, क्लास तो अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करें क्लास, फिर बाद में बात करेंगे लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट 10 to 15 मिनट्स में मैं आपसे बात करूंगी। अभी सुनिए, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बायोलॉजी में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पहला आपको बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। तो मैंने पहले जूलॉजी स्टार्ट किया था, और जूलॉजी में देखिए, जूलॉजी में मैंने आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका आज फर्स्ट क्लास होगा, तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग क्या करें, पीछे की मेरी जितनी भी बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की क्लास हो चुकी हैं वो प्लीज़ आप पढ़ लें, है ना। ठीक है, चलो। हाँ, आप नीरज जी आप न्यू हैं, मुझे पता है कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आज या कल एडमिशन लिया है, तो वो बच्चे क्या करें, जो पीछे की मेरी जितनी भी क्लास की हुई है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, सारे आप रीड आउट कर लें ताकि आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए आपका बेस। उसके बाद आगे की क्लास कंटिन्यू करें तो आपको समझ में आ जाए। चलो आप क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लास में मैंने सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर करवाया था बायोलॉजी में सेल वाला चैप्टर। सेल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, सेल क्या होती है, सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सब कुछ मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। मैम मैथ्स का बैच कब स्टार्ट होगा? मैथ्स का 11 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 11 अप्रैल को। ठीक है, चलो अब सुनो। तो मैंने दूसरा चैप्टर क्या स्टार्ट किया था? दूसरा चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। सेल कंप्लीट करने के बाद मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। मैंने बताया था सिस्टम का मतलब क्या होता है,
सिस्टम का मतलब होता है वो सारे ऑर्गन्स जो आपस में जुड़कर एक जैसा काम करते हैं। यहाँ पर कौन सा सिस्टम, तो वो ऑर्गन्स जो डाइजेशन का काम कर रहे होते हैं, वो अंग जो सारे पाचन में काम आते हैं, वो पाचन तंत्र में काम आते हैं, उनको बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन, पाचन करवाने वाले अंग। तो इन टोटली हमें इस सिस्टम में क्या पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना होता है, उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना होता है जो ऑर्गन्स में, जिन ऑर्गन्स में डाइजेशन होगा, जिन ऑर्गन में पाचन की प्रक्रिया होती है, वो पढ़ना होता है। ठीक है, चलो अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम बात की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन का मतलब पाचन क्या होता है। तो पहले पाचन मैंने आपको लास्ट क्लास में बता भी दिया था कि डाइजेशन का मतलब होता क्या है, डाइजेशन, और वो सिस्टम जो डाइजेशन करवाता है, जो पाचन करवाता है, उसी को हम पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, देखो डाइजेशन क्या होता है, तो मैंने बताया था हम जो एनर्जी बनाने के लिए जो फूड पार्टिकल्स खाते हैं, वो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स खाते हैं, हम लार्ज पार्टिकल्स खाते हैं, और हमारे बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए, हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होने के लिए हमें स्मॉल पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारा बॉडी लार्ज पार्टिकल्स को कंज्यूम नहीं कर पाता है, लार्ज पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो हमारे बॉडी को स्मॉल पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, तो पाचन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बड़े बड़े अणुओं को भोजन के छोटे छोटे अणुओं में बदला जाता है। मैम हम बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स खाते हैं, तो बड़े बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में टूटने की जो प्रोसेस होती है, उसको हम डाइजेशन कहते हैं, उसको हम पाचन कहते हैं, और जो सिस्टम इसको करवाता है उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको कहते हैं हम पाचन तंत्र। ठीक है, क्या कह रहे हैं अभिमन्यु जी, नेटवर्क तुम्हारा सही नहीं होगा, किसका नेटवर्क सही नहीं होगा, किससे बात कर रहे हैं अब अभिमन्यु जी, नेटवर्क सही तो है? अच्छा आपस में बात कर रहे हैं क्या आप लोग, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अब मैम लार्ज पार्टिकल्स का मतलब क्या और स्मॉल पार्टिकल्स का मतलब क्या, तो याद करो मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि हम खाने में 3 टाइप के पार्टिकल्स खाते हैं। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, तो बेसिकली मैम जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो मीठी चीज़ें होती हैं, मीठी बोले शुगर, जो बेसिकली जो शुगर्स होती हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो शुगर जो होती हैं वो हम कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में लेते हैं, और शुगर पहले कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में और देन कन्वर्ट होती है ग्लाइकोजन में। ये मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। और इसके बाद मैंने दूसरी क्लास में बताया था जो प्रोटीन्स लेते हैं हम, वो प्रोटीन्स वो पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, पेप्टोन्स में, और देन किस में कन्वर्ट होते हैं, एमिनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। थर्ड नंबर पे हम कौन से पार्टिकल्स लेते हैं, तो हम फैट या लिपिड्स लेते हैं, वसा लेते हैं। लिपिड्स क्या होती है, जो ऑयल और जो घी और जो ड्रॉप की फॉर्म में खाते हैं हम लिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स बोले तो वसीय अम्ल, और देन वो किस में कन्वर्ट होते हैं, तो ग्लिसरॉल में। तो मैंने आपको बताया होगा हमने खाए हैं ये 3 पार्टिकल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, बट हमें इनसे एनर्जी नहीं मिलती। हम लोग ये बाहर से खाते हैं, ये डाइट की फॉर्म में खाते हैं, बट हमें एनर्जी किससे मिलती है, तो इन 3 पार्टिकल्स से। कौन कौन सा, ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो अब डाइजेशन क्या होता है, तो इन 3 पार्टिकल्स की फॉर्म में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या, ये कॉम्प्लेक्स फूड है, ये लार्ज पार्टिकल्स है, और लार्ज पार्टिकल्स का स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डाइजेशन या पाचन। और जो सिस्टम करवाता है, जो सिस्टम का मतलब क्या है, जो ऑर्गन्स करवाते हैं डाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो स्टार्ट करें हम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है कंप्लीट, कैसे कंप्लीट होता है। अभी कमेंट में ध्यान मत दो, कमेंट बाद में करना, लास्ट की क्लास में जो भी आपके कमेंट होंगे मैं सब आपसे ले लूँगी। जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपको कोई पूछना होगा, सब मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। ठीक है, चलो देखो ऊपर लिखो डाइजेस्टिव सिस्टम।
एक मैं चार्ट बनवा रही हूँ, इस चार्ट के थ्रू आप समझेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझना। देखो, इस डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। जो पाचन तंत्र होता है वो 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। कैसे होता है? एक साइड हमें वो सारे ऑर्गन्स पढ़ने हैं, वो सारे अंग पढ़ने हैं जिनमें आपका खाना जाता है, ठीक है। एक साइड वो सारे ऑर्गन्स पढ़ने हैं आपको एक साथ जिनमें खाना जा रहा होता है, ठीक है। वो सारा का सारा पाइप, वो सारे के सारे ऑर्गन्स जिनमें आपका फूड जाता है, किसके लिए? तो डाइजेशन के लिए जाता है, पाचन के लिए जाता है, ठीक है। देखो, उन सारे ऑर्गन्स को साथ में मिलाकर बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। उन सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में कहा जाता है आहार नाल। आहार नाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? तो मैम वो सारे के सारे ऑर्गन्स जहां पर खाना जाता है, उन सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। दूसरी साइड देखो, हमें क्या पढ़ना है? दूसरी साइड हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, हिंदी में इसको बोला जाता है पाचन करवाने वाली ग्रंथियां। पाचन करवाने कट हो गई साउंड। अभी आ रही है साउंड? हेलो हेलो, अभी आ रही है साउंड? क्या हो गया था साउंड को ऐसे? चलो अभी आ रही है साउंड, अब बोलिए, जल्दी बोलिए। अभी सही है साउंड? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ हो गया सही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलो देखो, एक साइड क्या लिखा है मैंने? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है? वो सारे के सारे ऑर्गन्स, वो सारे के सारे अंग जहां पर खाना जा रहा होता है, ठीक है। वो सारे के सारे ऑर्गन्स, वो सारे के सारे ऑर्गन्स, वो सारे के सारे अंग जहां पर आप खाना खाते हैं, उन सारे खाना खाने वाले ऑर्गन्स जिनमें खाना जाता है, उनको साथ में मिलाकर क्या बोलते हैं? उसमें नाम देते हैं हम उनको एलिमेंट्री कैनाल। उनको नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और हिंदी में क्या बोलते हैं? आहार नाल। और दूसरी साइड क्या पढ़ना होता है? दूसरी साइड हमें पढ़ने होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब होता है पाचन करवाने वाली ग्रंथियां। पाचन करवाने वाली ग्रंथियां, देखो आप ध्यान से सुनना। पहले मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगी आपका। यहां पर आपने बहुत बार बुक्स में पढ़ा होगा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रही हूं, यकृत मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत को मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, या लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मैम लीवर तो एक ऑर्गन है, आप लीवर को ग्लैंड क्यों बोल रही हो, या लीवर को आप ग्रंथि क्यों बोल रही हो? ठीक है, देखो मैंने लीवर को ग्लैंड बोला, यहां पर लीवर को ग्रंथि बोला। अब देखो ग्रंथि का मतलब क्या होता है? आपने बहुत बार बुक्स में पढ़ा होगा कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ग्लैंड टर्म का मतलब क्या होता है? उस ग्रंथि का टर्म का मतलब क्या है? ठीक है, लीवर एक ऑर्गन है, एक अंग है। लीवर जैसे आपका किडनी, जैसे आपके लंग्स, जैसे आपका हार्ट, वैसे ही आपका लीवर एक ऑर्गन है। तो आपने कभी भी लंग्स को क्यों नहीं बोला ग्लैंड? आपने कान को क्यों नहीं बोला ग्लैंड? आपने नाक को ग्लैंड क्यों नहीं बोला? आपने लीवर को क्यों बोला ग्रंथि? तो उसका रीजन सुनो। ग्लैंड्स होता क्या है, ये बात की बात है। डाइजेस्टिव ग्लैंड भूल जाओ एक बार, ये डाइजेस्टिव सिस्टम भूल जाओ, यहां पर ध्यान दो। देखो ग्लैंड्स क्या होता है, साइंस क्या कहती है? कोई भी एक ऐसा ऑर्गन जो कोई केमिकल चीज बनाए, कोई भी एक ऐसा ऑर्गन, कोई भी एक ऐसा ऑर्गन, कोई भी एक ऐसा अंग जो कोई रासायनिक चीज बनाए,
कोई भी एक ऑर्गन जो केमिकल चीज बनाए उसको हम ऑर्गन नहीं, उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। अब मैम केमिकल चीज का मतलब क्या है? देखो केमिकल चीज का मतलब है ऐसा कोई ऑर्गन जो या तो जूस बनाए, जूस को बोला जाता है रस साइंस की लैंग्वेज में, या जो एंजाइम बनाए, या फिर वो बनाए हार्मोन। आपने एक टर्म सुना है हार्मोन। इन तीनों चीज में से एक भी चीज कोई ऑर्गन बनाता है तो उसको ऑर्गन नहीं, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम ग्लैंड्स नाम देते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऑर्गन दैट कैन प्रोड्यूस जूस, एंजाइम और हार्मोन दैट आर नोन एज ग्लैंड्स। ऐसा कोई ऑर्गन, ऐसा कोई अंग वो या तो रस बनाए, या एंजाइम बनाए, या हार्मोन बनाए, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। ध्यान से सुनना यहाँ पर, ठीक है ना? आगे भी मैं पढ़ाऊंगी आपको एक। अब देखो साइंस में जूस का मतलब क्या होता है? एक तो होता है पीने वाला जूस, और इस जूस का मतलब क्या होता है? साइंस कहती है जूस का मतलब क्या होता है? जूस में एंजाइम्स होते हैं, जूस में एंजाइम्स होते हैं। अब मैम एंजाइम्स का काम क्या होता है? एंजाइम्स का काम होता है डाइजेशन करवाना। एंजाइम जो होते हैं वो ब्रेक डाउन का काम करते हैं। एंजाइम हमेशा तोड़फोड़ का काम करते हैं। अब एक बात बताओ, तोड़फोड़ किसकी होगी? हमारे शरीर में अगर मैं बात करूँ तो तोड़फोड़ किसकी होगी? खाने की होगी। तो एंजाइम्स का काम क्या होता है? एंजाइम्स का काम होता है हमारे बॉडी में खाने को तोड़ना, खाने को पचाना। खाने, कभी भी आपसे पूछे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कौन करवाता है तो आपको क्या बोलना है? तो कौन करवाते हैं? एंजाइम करवाते हैं। कभी कभी जूस के अंदर एंजाइम भी होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम और जूस ऑलमोस्ट एक ही चीज होती है। अब हार्मोन्स का काम क्या होता है? तो आपने सुना होगा, मेरे को डॉक्टर ने बोला मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है ना। तो हार्मोन्स का काम होता है हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाना। जो हार्मोन होते हैं वो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। जैसे हमारी हाइट के लिए अलग से हार्मोन होगा, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए अलग से हार्मोन होगा। ठीक है, तो ये तीन चीज केमिकल फॉर्म में होती हैं। तो कोई भी एक ऐसा ऑर्गन जो इन तीनों चीज में से एक भी चीज बना रहा हो उसको ऑर्गन नहीं, उसको हम किसका नाम देते हैं? उसको हम ग्लैंड का नाम देते हैं, उसको हम ग्रंथि का नाम देते हैं। क्लियर है? बता दोगे? अब देखो ध्यान से सुनना, ऐसा कोई ऑर्गन जो जूस या एंजाइम बनाए, ऐसी ग्लैंड्स, ऐसी ग्रंथियां जो जूस एंजाइम बनाए, उनको कहा जाता है साइंस में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और हिंदी में इनका नाम होता है बहिश्रावी ग्रंथि। बहिश्रावी ग्रंथि। ठीक है, ऐसी ग्लैंड्स, ऐसी ग्रंथियां जो जूस या एंजाइम बना सकती हैं उसको एक्सोक्राइन या बहिश्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है, ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन बनाए, ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन बनाए, इसका नाम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और हिंदी में इसका नाम होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। क्लियर है यहां तक? एक बार फिर रिपीट करूं, ग्लैंड्स किसको बोलेंगे? तो मैम कोई भी एक ऐसा ऑर्गन जो कोई केमिकल चीज बनाए, और वो केमिकल चीज क्या क्या हो सकती है? या तो जूस हो सकता है, या एंजाइम हो सकता है, या हार्मोन हो सकता है। इन तीनों चीज में से अगर एक भी बनाने वाले ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? उसको ऑर्गन नहीं, उसको हम ग्लैंड का नाम देंगे। ठीक है, क्लियर है? जूस में मैम कभी कभी एंजाइम भी होते हैं, और एंजाइम का काम क्या होता है? ब्रेक डाउन करवाना। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना फोड़ना। अब फोड़ेगा किसको? तो खाने को। तो मतलब खाने को पचाने वाले जो केमिकल होते हैं उसको हम एंजाइम कहते हैं। हार्मोन का काम क्या होता है? तो हार्मोन का काम होता है मैम हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाना, हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाना। तो ऐसी ग्लैंड जो जूस एंजाइम बना रही हैं उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, बहिश्रावी ग्रंथि। और ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन बना रही है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। अब देखो मैं यहां पर आपको क्यों बता रही हूं, ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर क्यों बताया? क्यों? क्योंकि मैंने अभी एक टर्म बोला एंजाइम, और एंजाइम क्या करवाते हैं? पाचन की प्रक्रिया करवाते हैं। और हम यहां पर कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैम हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ना है? एंजाइम्स पढ़ने हैं, क्योंकि भोजन का पाचन कौन करवाता है? भोजन का डाइजेशन कौन करवाता है? एंजाइम। अब एक बात बताओ, एंजाइम बनाने वाली ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो मैम या तो बोलो एक साइड में आप या तो लिखो डाइजेस्टिव ग्लैंड, या आप इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हो? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर है यहां तक?
तो हिंदी में आ जाता है बहिश्रावी ग्रंथि। और बहिश्रावी ग्रंथि क्या होती है? तो वो सारी की सारी ग्रंथि या वो सारे के सारे ऑर्गन्स जो या तो जूस बनाए या एंजाइम बनाए। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं पप्पू का पंडित मैम और डीपली पढ़ाए, मतलब इससे ज्यादा कहीं पढ़ा है क्या आपने आज तक? और पढ़ तो लो, पहले पढ़ाया तो है ही नहीं कुछ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो डाइजेशन करवाता है। अब डाइजेशन कौन करवाता है? तो डाइजेशन करवाते हैं हमेशा एंजाइम। एंजाइम बनाने वाले ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे या तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो हमारा ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में आपको क्या पढ़ना है कि एक साइड क्या पढ़ना है कि वो सारे के सारे ऑर्गन्स, वो सारे के सारे अंग जहां पर खाना जाएगा, उन सारों को एक साथ में फूड पाइप बोला जाता है, पूरा का पूरा फूड पाइप या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एक साइड वो सारे के सारे ऑर्गन्स जो एज ए ग्लैंड काम करते हैं। और कैसी ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, आपने सबसे पहले खाना कहाँ खाया? माउथ में। मुंह में आपने खाना खाया सबसे पहले। माउथ में दो टाइप के आपको ऑर्गन पढ़ने। माउथ में पहला पढ़ना है टीथ और दूसरा क्या पढ़ना है? टंग, जीभ। टीथ और टंग। ठीक है, तो एक साइड तो मैम ऑर्गन आ गया। अब माउथ में जो ग्लैंड होगी वो यहां पे आ जाएगी, क्योंकि वो ग्लैंड कौन सी होगी? पाचन करवाने वाली ग्रंथि होगी, तो वो आपको यहां लिखना है। ठीक है, तो माउथ में जो ग्लैंड होती है उसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, और हिंदी में इसको कहा जाता है लारीय ग्रंथि। वो ग्रंथि जो लार बनाती है उसको कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर है? तो इधर वो ऑर्गन जिसमें खाना जा रहा है, तो खाना आपने कहाँ खाया? माउथ में। माउथ में दो ऑर्गन होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो पहला कौन सा? टीथ, और दूसरा कौन सा? टंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है? तो माउथ के बाद खाना जाता है आपके फूड पाइप में, और फूड पाइप को कहा जाता है ओइसोफेगस, या इसका नाम होता है फूड पाइप। फूड पाइप हिंदी में इसको कहा जाता है भोजन वाली नलिका या आहार नलिका। देखो, वो ऊपर वाला एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल है, ये आहार नलिका है। अब मैम जो फूड पाइप होता है, पाइप के अंदर तो खाना पचेगा नहीं। पाइप का काम तो क्या होता है? पाइप का काम होता है जो माउथ का खाना होता है उसको स्टमक में ट्रांसफर करना। तो 3 नंबर पे कौन सा ऑर्गन आ जाएगा? स्टमक। और स्टमक को कहा जाता है हिंदी में, या तो बोलो आप अमाशय या बोलो आप पेट। पेट। अब स्टमक में जो ग्रंथि होती है वो आपको स्टमक के सामने लिखनी है, और स्टमक में जो ग्रंथि होती है उसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, और हिंदी में इसको कहा जाता है अमाशय ग्रंथि। अमाशय ग्रंथि। क्लियर है यहां तक? अब स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है? तो स्टमक के बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में इसको बोलेंगे छोटी आंत। 2 आंत होती हैं आपके बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे आपको 2 ग्रंथियां पढ़नी है। पहली ग्रंथि होती है लीवर, जिसको बोलते हैं हम यकृत, और दूसरी होती है पैनक्रियास। ये दोनों ऑर्गन भी हैं और ये दोनों ग्रंथियां भी हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रंथियों की तरह भी काम करती हैं अग्नाशय। अब फूड जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ आते आते आपके फूड का डाइजेशन कंप्लीट और एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम बड़ी आंत। बड़ी आंत। 2 आंत होती हैं हमारे बॉडी में। ये पूरा फ्लो चार्ट पढ़ोगे तब जाकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट पढ़ना है। एक बार अपने माइंड में 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लीजिए कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको इतना पढ़ना है। ये इतने सारे ऑर्गन्स, इतनी सारी ग्रंथियां पढ़ोगे तब जाकर आपका पाचन तंत्र कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपने खाना कहाँ खाया? माउथ में। माउथ में कौन कौन से ऑर्गन पढ़ेंगे हम? दांत और टीथ। माउथ में जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? सलाइवरी ग्लैंड या लारीय ग्रंथि। उसके बाद खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप में, आहार नलिका में। देन खाना कहाँ जाता है? स्टमक में। स्टमक में जो भी
स्टमक में जो ग्रंथि होती है उसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड या आमाशय ग्रंथि। देन फूड कहाँ जाता है? छोटी आंत में। देन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। अरे सिक्कम लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, ठीक है, हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी नहीं होती है ग्लैंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं सिर्फ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब इस सिस्टम को स्टार्ट करें, डाइजेस्टिव सिस्टम को। तुम लोग कमेंट पे बहुत ध्यान देते हो यार। सिक्कम, अरे बता दो, सिक्कम जो लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, सिक्कम कोलोन रेक्टम। तुम लोग मुझसे आगे क्यों चलते हो यार? रुक तो जाओ एक बार, पढ़ाने तो दिया करो। इसीलिए मैं तुम लोगों को आगे पहले से नोट्स प्रोवाइड नहीं करती हूं। विनोद कुमार जी, मैंने आपका नाम ले लिया। नाम लेने से क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले आपने खाना कहाँ खाया? माउथ में। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? डाइजेशन इज स्टार्टेड बाय माउथ। भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुख द्वारा शुरू हो जाती है। आपके माउथ से ही आपकी जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो डाइजेशन इज स्टार्टेड बाय माउथ। कोई पूछे आपसे, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको आंसर क्या करना है? माउथ से। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपने माउथ में खाना खाया तो खाना खाते ही क्या हो जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है। ये आप क्या लिख रहे हैं? इलियम नहीं बताया, इलियम नहीं बताया। अरे तो इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। रुक तो जाओ यार, तुम लोग ना ऐसे करोगे ना, फालतू का कमेंट करोगे ना, मैं ब्लॉक करवा दूंगी मैनेजमेंट से। मैंने कह दिया कि तुम लोग मुझ पे छोड़ दो, तुम लोगों को मुझसे ज्यादा ज्ञान है क्या? और वो एक क्या कर रहे, सेल बहुत जल्दी हो गया। सेल की 3 क्लास ले चुकी हूँ उसे मैं 2-2 घंटे की। 6 घंटे में जाकर आपका सेल चैप्टर खत्म हुआ है। कुछ भी मत लिखो यहां पर। सेल क्या छूट गया आपका सेल में? कह रहे सेल बहुत जल्दी हो गया। 6 घंटे पढ़ाया है मैंने आपको सेल वाला चैप्टर। पीछे की प्रीवियस जो आपके वीडियोस हैं उनको क्लियर करो, तब जाकर समझ में आएगा। ये देखो मुझसे क्या पूछ रहे रितेश राज जी, स्टमक का शेप। तो स्टमक पढ़ा रही हूं क्या मैं अभी आपको यहाँ पे, जो मुझसे पूछ रहे हैं आप? कितनी बार बताऊं मैं आपको कि जितना मैं पढ़ाती हूं सिर्फ उसी का डाउट पूछा करे। मैं कमेंट सेक्शन ऑफ करवा दूंगी। कुछ भी बोलने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ भी। इलियम सिक्कम बता तो रही, रुक तो रह जाइए। कुछ भी सिक्कम क्या है, इलियम क्या है, पढ़ाने दोगे ना टीचर को, तभी तो पढ़ा पाएगा। अब की बार कोई फालतू का कमेंट किया मैं ब्लॉक करवा दूंगी। या अपना फी रिफंड लो, मुझे नहीं चाहिए आपके 555 रुपए। एक बार बोल दिया मैंने, 2 बार बोल दिया मैंने, 3 बार बोल दिया मैंने, 4 बार बोल दिया। ये 5-6 बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ने के मूड में नहीं है, बस उन्होंने ऐसे बैच परचेज कर लिया कि चलो मजे ले लेंगे मैडम के। अगर ये सोच रहे हैं ना, बिल्कुल मैं अभी तुरंत ब्लॉक करवा दूंगी। पहले दिन मैंने क्लियर किया था, मेरी क्लास में सिर्फ बच्चा बैठेगा, सिर्फ पढ़ने वाला बैठेगा। तो देखिए, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से होती है, डाइजेशन प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है, डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से। तो 2 क्वेश्चन होते हैं। देखो आपसे पूछे रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है, सांस लेने की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है। तो सांस कहां से लेते हैं हम? नाक से। तो डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? आपके माउथ से। और जो रेस्पिरेशन श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? तो वो कहां पे? आपकी नोज से। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट क्या याद रखना? डाइजेशन इज स्टार्टेड बाय माउथ। नेक्स्ट देखो, अब आपको माउथ में 2 ऑर्गन पढ़ने हैं। नंबर 1 इज टीथ। टीथ यहां पर क्यों पढ़ने, दांत यहां पर क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि दांत जो होते हैं वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं। दांत जो होते हैं वो हमारा खाना पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो कैसी सहायता, तो वही आपको पढ़ना है। ठीक है, टीथ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टडी ऑफ टीथ। तो स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडेंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। साइंस की वो ब्रांच जिसमें टीथ के बारे में पढ़ा जाता है उसको ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। और जो डॉक्टर होते हैं डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट, जो दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनका बोलते हैं ओडेंटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि दांत कितने टाइप के होते हैं। तो एक बात याद रखना, दांत जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। आपको लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। एक बार आप बच्चे थे तो आपके दांत टूट गए, फिर आपको वापस आए, फिर आपको परमानेंट दांत आए, है ना। तो देखो दांत कितने टाइप के होते हैं। तो जो आपके दांत होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ।
दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले तो मैं इनके नाम ही लिख रही हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही सारे क्वेश्चन है इस टीथ वाले चैप्टर से, और सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आते हैं इंसीजर, और इंसीजर को बोलते हैं कृतनक या कृतक भी बोला जाता है, एक ही बात है, काटने वाले। नंबर 2 इज कैनाइन, कैनाइन को कहा जाता है रदनक, रदनक इंसीजर कैनाइन। नंबर 3 इज प्रीमोलर, प्रीमोलर जो चबाने वाले होते हैं, और इसको कहा जाता है हिंदी में अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक चबाने वाले। और नंबर 4 पे आते हैं मोलर, और मोलर को कहा जाता है चवर्णक, चवर्णक। ये 4 टाइप के दांत होते हैं, याद रखना। दांत की स्टडी को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है, और दांत कितने टाइप के? 4 टाइप के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब देखो ध्यान से सुनो, इंसीजर कौन से होते हैं, कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, कौन से होते हैं, और मोलर कितने होते हैं और कौन से होते हैं। इंसीजर कितने होते हैं? तो इंसीजर होते हैं टोटल 8, इंसीजर होते हैं टोटल 8। अब इंसीजर कौन से होते हैं? 2 जबड़े, एक ऊपर वाला जबड़ा है आपका, एक नीचे वाले जबड़ा है। जब आप स्माइल करते हो, जब आप हंसते हो, आप स्माइल करते हो, तो सामने वाले को 4 ऊपर वाले जबड़े वाले और 4 नीचे जबड़े वाले जो आगे के दांत दिखते हैं, उनको हम क्या बोला जाता है? इंसीजर। तो इंसीजर का दूसरा नाम कभी कभी आता है, ये इंसीजर को स्माइली टीथ भी कहा जाता है, जो स्माइल देने में काम आते हैं। जब आप स्माइल करते हो तो सामने वाले को 4 ऊपर वाले जबड़े वाले और 4 नीचे जबड़े वाले जो दांत दिखते हैं, ये जो सबसे आगे वाले दांत होते हैं, ये सबसे आगे वाले दांत, उनको क्या बोलते हैं? इंसीजर। ठीक है, तो इंसीजर कितने हो गए? 8। कैनाइन कितने होते हैं? तो कैनाइन हम लोगों में होते हैं 4, 4 ऊपर वाले जबड़े के, 4 नीचे वाले जबड़े के दांत छोड़ दो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ का जो दांत होता है वो होते हैं कैनाइन। ठीक है, प्रीमोलर कौन से होते हैं? तो यहाँ के जबड़े वाले जो बचे वो प्रीमोलर, और जो मोलर क्या होते हैं? जो दाढ़ समझते हो, दाढ़, जो दाढ़ होती है वो हमारी मोलर होती है। ये 4 टाइप के दांत होते हैं। अब प्रीमोलर कितने होते हैं? तो प्रीमोलर भी 8 होते हैं, और मोलर कितने होते हैं? तो 12। तो टोटल हम लोगों में कितने दांत होते हैं? 32। तो हम लोगों में टोटल 32 दांत होते हैं। 32 में से इंसीजर कितने? 8, कैनाइन कितने? 4, प्रीमोलर कितने? 8, मोलर कितने? 12। टोटल कितने हो गए? 32। ठीक है, अब देखो इंसीजर क्या काम करते हैं, कैनाइन क्या काम करते हैं, प्रीमोलर क्या काम करते हैं, और मोलर क्या काम करते हैं। मोलर यहाँ वाले, ये यहाँ वाले, आगे के 5 दांत इस जबड़े के छोड़ दो, 5 दांत इस जबड़े के छोड़ दो, जो यहाँ पर साइड वाले होते हैं वो मोलर होते हैं। ठीक है, अब देखो इंसीजर का काम क्या होता है। इंसीजर का काम होता है कटिंग, कटिंग किसकी? फूड की, फूड को काटने का काम करता है। ठीक है, कैनाइन का काम होता है चीर फाड़ करना या तो, और दूसरा काम होता है कैनाइन का बाइटिंग करना, बाइट करने का काम करता है मेनली। ठीक है, प्रीमोलर का काम होता है ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग बोले तो पीसना, और छोटा पीस देगा खाने को, पीसने का काम करता है, पीसना। और मोलर का काम होता है मिक्सिंग, मिक्स करना, और मिक्स किसके साथ करेगा? तो मैं मिक्स, तो मुंह के अंदर सलाइवा होता है, लार, तो उसके साथ मिक्स करता है। तो ये 4 टाइप के दांत होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर का काम क्या? कटिंग। कैनाइन का काम क्या? बाइटिंग। एक बात याद रखना, जो कैनाइन होते हैं आपके 4 कैनाइन जो होते हैं वो बहुत नुकीले दांत होते हैं, बहुत ही तीखे दांत, नुकीले दांत होते हैं, हमेशा शार्प टीथ होते हैं ये। ठीक है, तो जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस बोले तो मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, वो अपने किस प्रकार के दांतों से भोजन की चीरफाड़ करते हैं? तो किस प्रकार के दांतों से करते हैं? वो कैनाइन से। हम लोगों को तो इतने नुकीले नहीं हैं, बट जो कार्निवोरस होते हैं उनके ज्यादा नुकीले होते हैं। ठीक है, तो ये आपके कैनाइन। अब देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि आप में टोटल मिक्सिंग विद सलाइवा, मिक्सिंग विद सलाइवा, आपसे अगर पूछूं कि मैं आप लोगों में 32 दांत हैं क्या, तो आप लोग बोल सकते हैं भी और नहीं भी। अभी आप में 28 दांत होंगे, अगर 32 होने के लिए आप में आने चाहिए 4 विजडम टूथ, 4 विजडम टूथ आने चाहिए। बहुत बार सुना होगा ना, मेरे में अकल की दांत आई है, अकल की दांत, 4 अकल की दांत आती है।
जब आप में 4 अकल की दांत आएंगी तब जाकर टोटल आप में 32 होंगे। अगर आप में 4 नहीं आए तो अभी आप में सिर्फ 28 दांत हैं। और अकल की दांत कब आती है? जब आपकी प्यूबर्टी एज खत्म हो जाती है, जब आप 19, 20, 21 साल के हो जाते हैं। 21 साल के बाद कभी भी आ सकती है, ठीक है, कभी भी आ सकती है अकल की दांत। कितनी आएंगी? 4 आएंगी। 2 का सेट, 2 का सेट, दाढ़ होती है 2 का सेट, 2 का सेट, 4 आती है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप में कोई भी अकल का दांत नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में अकल नहीं आई है, ठीक है। हाँ, बट ये है कि आप में अभी 28 दांत अगर नहीं आए तो अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा कि जो विजडम टूथ है वो किस टाइप का टीथ है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जो अकल की दांत होती है, जो अकल की दाढ़ होती है, वो इन चारों में से किस टाइप का दांत है। तो जो विजडम टूथ होती है वो किस में आती है? मोलर में। तो हमेशा आपको एक क्वेश्चन क्या याद रखना है? विजडम टूथ्स आर इंक्लूड्स इन मोलर। मोलर में आते हैं। जो चवर्णक वाले दांत होते हैं इनमें आते हैं विजडम टूथ। बता दोगे? तो अभी आप में चवर्णक कितने होंगे? 8। अगर किसी में एक अकल की दांत आई है, अगर एक अकल की दांत आई है, एक विजडम टूथ आए, तो किसी में दांत हो गए होंगे कितने? 29। अगर 2 आई हैं तो 30, अगर 4 आई हैं तो 32। तो अभी आप में 32 दांत टोटल नहीं होंगे अगर आप में 4 विजडम टूथ नहीं आएंगे तो। अब मैम ये विजडम टूथ होता क्या है ये बताइए। देखो, इसका अकल का दांत क्यों बोलते हैं? अकल की दांत इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे एंड में आती है। सबसे एंड में आती है तो आपकी प्यूबर्टी एज, जो किशोरा अवस्था है, वो खत्म हो चुकी होती है, तो आप मैच्योर हो चुके होते हैं। तो कहा जाता है कि ये मैच्योरिटी वाली एज में आती है। जब आप मैच्योर हो चुके हैं तब आ रही है, तो काइंड ऑफ मतलब आप में मैच्योरिटी आ चुकी है, आप में अकल आ चुकी है, ठीक है। अकल का वैसे तो इससे कोई लेना देना नहीं होता। विजडम टूथ का अकल से कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी में नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में अकल नहीं है, और किसी में आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अकल आ गई। क्यों? क्योंकि विजडम टूथ जो होता है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। अब मैम ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? ध्यान से सुनना। पहली बात तो विजडम टूथ किस टाइप का दांत है? तो विजडम टूथ में मोलर टाइप का दांत है। और दूसरी बात, जो विजडम टूथ है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? जिनको हिंदी में कहा जाता है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग, ध्यान से सुनना। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी में हैं और वो किसी काम के नहीं है। ऐसे अंग जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं पर उनका कोई भी काम नहीं होता, तो उनको क्या कहा जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आज भी हमारे शरीर में हैं, बट आज उनका कुछ काम नहीं है। पहले के जमाने में कुछ काम आते होंगे, बट आज भी हमारे बॉडी में है, तो उनको क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। टोटल 5 वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं जो हमारे शरीर में आज भी हैं और किसी काम के नहीं है। आपको वो 5 बाद की बातें मैं बाद में पढ़ाऊंगी। आपने एक लिया आज, कौन सा? विजडम टूथ। तो हमेशा याद रखना है कि जो विजडम टूथ है वो पहले के जमाने में जब आप बंदर थे तो ज्यादा आप मतलब कुछ घास फूस वगैरह कुछ खा लेते थे, तब ज्यादा काम के थे विजडम टूथ। अब नहीं है काम के इतने, तो इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन किस टाइप का है? जो आपका विजडम टूथ किस टाइप का दांत है? मोलर। और कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन बोले तो जो आज भी है और किसी भी काम के नहीं है। क्लियर है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ लिया आपने। तो ये आपके दांत 4 टाइप के, याद रखना 32। अब देखो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि बच्चे में सबसे पहले दांत कौन से आते हैं? एक बात बताओ, बच्चे में सबसे पहले दांत कौन से आने चाहिए? बच्चे में सबसे पहले कौन सा दांत आता है? तो आगे वाला आता है। और जब आगे वाला दांत आता है तो आगे वाला मैंने कौन सा बताया? इंसीजर। तो जो इंसीजर्स होते हैं वो सबसे पहले आते हैं बच्चे में। तो इंसीजर्स कम्स फर्स्ट इन चाइल्ड। बच्चे में सबसे पहले कृतक प्रकार के दांत आते हैं, इंसीजर्स आते हैं। बता देंगे इतना, ठीक है। अब आपसे पूछे बच्चे में सबसे एंड में कौन से दांत आते हैं? तो एंड में मैंने क्या बताया? विजडम टूथ आता है, अकल की दांत आती है। और विजडम टूथ किस टाइप का टीथ है? मोलर। तो बच्चे में सबसे एंड में विजडम टूथ यानी मोलर प्रकार के दांत आते हैं, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है जो मैं बता भी चुकी हूं आपको अभी, कि जो शेर या फिर जो आपके जंगली जानवर होते हैं, जो कार्निवोरस होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं, तो वो
किस टाइप के दांत से चीरफाड़ करते हैं? तो मैम वो कैनाइन से करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन आते हैं कि जो हाथी के बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो किस टाइप के दांत होते हैं? इन चारों में से जो मैंने आपको बताए हैं, तो इन चारों में से हाथी के बाहर निकले हुए दांत कौन से होते हैं? तो हाथी के बाहर निकले हुए दांत इंसीजर्स होते हैं, कृतक होते हैं। बोलते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के अलग, काटने के अलग, सही कहते हैं। वो जो बाहर दिख रहे होते हैं वो इंसीजर होते हैं, और इंसीजर क्या करते हैं? वो एक तो स्माइल करने में काम आते हैं, और या फिर वो छोटी मोटी कटिंग कर देते हैं। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि हाथी के बाहर निकले हुए दांत तो कैनाइन होते हैं। कैनाइन नहीं होते हैं। अगर कैनाइन होंगे तो वो सबको काट लेगा। कैनाइन क्या होते हैं? बहुत नुकीले दांत होते हैं, तो इसलिए कैनाइन नहीं होते हैं। हाथी के बाहर निकले हुए दांत ऊपर वाले जबड़े के इंसीजर होते हैं। आउटसाइड टीथ ऑफ एलिफेंट्स आर अपर इंसीजर्स। दो होते हैं ऊपर वाले जबड़े के, तो वो इंसीजर होते हैं बाहर निकले हुए। क्लियर है? यहाँ पर तीनों चारों क्वेश्चन याद रखना। सबसे पहले कौन सा आता है बच्चे में? तो बच्चे में इंसीजर, सबसे एंड में विजडम टूथ। विजडम टूथ किस में आता है? तो मोलर में आता है। ठीक है, मोलर टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, बता देंगे। और सबसे हाथी के बाहर निकला हुआ दांत पूछे तो कौन सा? इंसीजर। हो गया क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपको कितने दांत लाइफ में 2 बार आते हैं? 2 बार आने का मतलब क्या है? जब आप बच्चे थे तो आप में दूध के दांत आए थे, मिल्क टीथ आए थे, दूध के दांत, या इनको बोल सकते हैं टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी क्यों बोला? क्योंकि मैम वो टूट जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो आप बताओ मुझे कितने दांत, दूध के दांत आए थे आपको? कितने दांत आए थे? आप जब बच्चे थे तो आप में कितने दूध के दांत आए थे? क्वेश्चन आता है कि कितने दांत आपको लाइफ में 2 बार आते हैं? कितने दांत आपको लाइफ में 2 बार आते हैं? तो जब आप बच्चे थे तो आप में 20 दांत आए थे। 20 आए, फिर वो 20 टूट गए, फिर 20 वापस नए आए। ठीक है, तो 20 दांत हमें लाइफ में 2 बार आते हैं। अब मैं आपसे घुमाकर पूछ लूं कि कितने दांत हमें लाइफ में एक ही बार आते हैं? तो टोटल दांत कितने? 32। 32 में से 20 तो क्या है? 2 बार आते हैं, तो बचे कितने? 12। तो देखिए बच्चे में कितने दांत आपको लाइफ में, कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20। जब आप बच्चे थे तो आप में 20 दांत आए थे, फिर टूट गए, फिर वापस नए आए। अब 20 माइनस करेंगे आप 32, तो कितना बचेगा? 12। तो 12 दांत हमें लाइफ में एक बार आते हैं, बट 20 दांत हमें लाइफ में 2 बार आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा इन 20 में से इंसीजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, और मोलर कितने होते हैं। ठीक है, तो देखो इस 20 में से 8 होते हैं इंसीजर। मैंने आई लिखा, आई फॉर इंसीजर, कृतनक। इनमें से 4 होते हैं कैनाइन। कैनाइन 4 कैनाइन मतलब रदनक। ठीक है, और इसमें से 0 प्रीमोलर। 0। बच्चे में कोई भी अग्रचवर्णक प्रकार का दांत नहीं आता है। प्रीमोलर इज एब्सेंट इन चाइल्ड। ठीक है, और सबसे एंड में कितने हैं? तो मोलर। कौन कितने? 8। 8 8 16 4 20। तो बच्चे में ऐसे आते हैं 20 टाइप के। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इस चैप्टर से कि बच्चे में कौन सा दांत एब्सेंट होता है। ठीक है, तो बच्चे में कौन सा दांत नहीं आया? तो बच्चे में कौन सा दांत नहीं आया? प्रीमोलर। तो बच्चे में कोई भी अग्रचवर्णक प्रकार का दांत नहीं आता है। प्रीमोलर इज एब्सेंट इन चाइल्ड। ठीक है, बच्चे में प्रीमोलर आए ही नहीं है। इंसीजर कितने आए बच्चे में? 8। कैनाइन कितने आए? 4। मोलर कितने आए? 8। तो ये प्रीमोलर्स कब आते हैं? जब आप एडल्ट हो जाते हैं, जब आपकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट होने वाली होती है तब। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूले पढ़ते हो वैसे ही आपको यहां पर भी फॉर्मूले पढ़ने होते हैं। ठीक है, देखो डेंटल फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर, और हिंदी में इनको कहा जाता है दंत सूत्र। डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। वैसे तो किसी काम के नहीं होते, बट आप एग्जाम में आते हैं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बताओ कौन से दांत है? ये तो टेम्परेरी दांत है। टेम्परेरी का मतलब क्या है? अस्थायी दांत, मतलब जो आएंगे टूट जाएंगे फिर वापस आएंगे। ठीक है, और एक होता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब है जो अब नहीं टूटने वाले हैं। तो 2 टाइप के डेंटल फॉर्मूला हो गया। पहले मैं आपको बता रही हूं मिल्क टीथ का, मतलब दूध के दांत का, या टेम्परेरी टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने यहां लिखा है मिल्क टीथ डेंटल फॉर्मूला। दूध के दांत का, दूध का दंत सूत्र, या दूध के दांत का दंत सूत्र। दूध के दांत का दंत सूत्र। देखो कैसे लिखा जाता है डेंटल फॉर्मूला, ध्यान से सुनना कैसे लिखा जाता है डेंटल फॉर्मूला।
चलो दूध वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले आप सुनो परमानेंट डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। मैंने यहां लिखा है PDF। देखो इसका मतलब क्या है, परमानेंट डेंटल फॉर्मूला, स्थायी दांतों का दंत सूत्र। आप बताओ मुझे परमानेंट कितने होते हैं, तो परमानेंट तो मैम आपने बताए थे कितने होते हैं, 32। और दूध के दांत अगर मैं इनका बताऊंगी तो इनकी कितने हैं दूध के दांत, तो आगे कितना है यहाँ पर 20। ठीक है, यही बात आपको याद रखना है कि परमानेंट कितने होते हैं तो 32 और दूध के दांत कितने होते हैं तो 20। अब देखो ये कैसे लिखा जाता है, ये कैसे लिखा जाता है। इसको लिखने का एक तरीका होता है, आप अपने जबड़े पे एक बार ऐसे कट लगाओ, एक बार ऐसे कट लगाओ, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, कितने चैम्बर बन गए, 4 चैम्बर। इसको यहां पर ऐसे डिवाइड कर दो 4 चैम्बर्स में, ये आपके 4 चैम्बर बन गए। अब मुझे एक बात बताओ, इंसीजर टोटल कितने हैं परमानेंट डेंटल फॉर्मूला में, तो मैंने अभी पढ़ाया था इसमें 32 में 8 क्या होते हैं इंसीजर, 4 क्या होते हैं कैनाइन, 8 क्या होते हैं प्रीमोलर और 12 क्या होते हैं मोलर। तो इन्हीं दांतों का तो हमें डेंटल फॉर्मूला लिखना है ना, इन्हीं का तो लिखना ही है। तो देखो जब 8 इंसीजर हैं 4 जबड़े में, तो एक जबड़े में कितना इंसीजर हो जाएगा, 4 जबड़े में 8 है तो 4 जबड़े में 8 है तो 8 को डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 इस जबड़े में, 2 इस जबड़े में, 2 इस जबड़े में, 2 इस जबड़े में। जब 4 जबड़े में 4 कैनाइन है तो एक में 1 1 1 1 1 हो जाएगा। अब प्री मोलर कितने हैं 8, तो कितना कितना कर दूं 2 2 2 2। मोलर कितने 12, तो 3 3 3 3। ऐसे लिखा जाता है डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो आपको यहां पर मैथ्स नहीं लगानी होती है, मैथ्स लगाओगे तो कुछ और रिजल्ट निकल जाएगा। इसको लिखा कैसे जाता है 21 23 ऑब्लिक 21 23 21 23 इंटू 2 इक्वल टू 32। या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, जब आपसे पूछेगा कि परमानेंट डेंटल फॉर्मूला क्या होता है तो या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, या आपको ऑप्शन मिलेगा 2123 कॉमा 2123। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल सकता है, आप कोई भी सही कर सकते हैं। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि दांत कैसे याद रखने हैं, आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखो ये 2 क्या है इंसीजर। अब एक बात बताओ, जब एक जबड़े में 2 इंसीजर हैं तो 4 में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 8। तो वहां पर मैंने 8 लिखा है। ये आई जो एक है वो क्या है इंसीजर कैनाइन है, ये IC हो गया है। ठीक है, जब एक जबड़े में 1 कैनाइन है, चारों में कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, ये 2 क्या होते हैं प्रीमोलर। जब एक जबड़े में 2 प्रीमोलर है, चारों में कितने हो जाएंगे 8। 3 क्या है मोलर, तो जब एक जबड़े में 3 है तो टोटल चारों में कितने हो जाएंगे 12। तो ICPM 2123 2123। ठीक है, ये होता है आपका डेंटल फॉर्मूला। ये कब, जब आप अडल्ट हो गए, जब आपको परमानेंट दांत आ चुके हैं 32, तब आपका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा तो ये होगा। अब अगर मैं पूछूं दूध के दांतों का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, दूध के दांत कितने बताए मैंने 20 में इंसीजर कितने 8, कैनाइन कितने 4, प्रीमोलर कितने 0, मोलर कितने 8। तो ऐसे ही इसके 4 कट लगा दो, ये लो आपके 4। अब मुझे बताओ जब 8 4 में 8 हैं तो 1 में कितने हो जाएंगे 2 2 2 2। कैनाइन 4 है तो 1 1 1। प्रीमोलर तो होता ही नहीं है तो 0 लगा दो मैम, 0 लगा दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने 0 लगा दिया। अब 8 है ये तो 2 2 2 2। अब इसको कैसे लिखेंगे 2102 कॉमा 2102। ये 2 क्या है I, ये क्या है C, ये क्या है P, ये क्या है M। अब मुझे बताओ 0 किसके आगे लगाया मैंने प्रीमोलर के आगे। तो बच्चे में किस टाइप वाला कौन सा दांत नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता। ठीक है, अगर बच्चे का डेंटल फॉर्मूला पूछे 2102 2102, और अगर अडल्ट एज में परमानेंट डेंटल फॉर्मूला पूछे तो 2123 2123। बच्चे में कितने दांत आते हैं 20, अडल्ट एज में कितने आते हैं 32। विजडम टूथ कितनी आती है 4। किस टाइप के टीथ होती है विजडम टूथ, तो मोलर। करेक्ट है, बता देंगे। ठीक है, अब चलो आगे। ये होगी दांतों की बात। दांतों ने कैसे हेल्प करी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो मैम दांतों ने हमारे खाने की कटिंग कर दी, हमारे खाने को चीर फाड़ दिया और हमारे खाने को ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड का मतलब पीस दिया, और उस खाने की सलाइवा के साथ मिक्सिंग भी कर दी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, अब थोड़ा सा आपको दांत की स्ट्रक्चर पढ़नी है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ।
यहां से एक दो क्वेश्चन आते हैं। दांत में दो पार्ट होते हैं, दांत के दो पार्ट होते हैं। देखो ये जो वाइट वाला पार्ट होता है जो आपको दिख रहा होता है, इसका नाम होता है डेंटिन, इसका नाम होता है डेंटिन। ये जो वाइट वाला पार्ट होता है या जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहा जाता है डेंटिन पार्ट। और नीचे की साइड ये जो आपके मसूड़े होते हैं इनको कहा जाता है रूट पार्ट, रूट पार्ट, और हिंदी में कहा जाता है मसूड़े। तो दांत में दो भाग होते हैं, एक दांत का डेंटिन भाग, एक दांत का रूट पार्ट। ये जो डेंटिन होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस इस डेंटिन में जो आउटर लेयर लगी होती है जो वाइट वाली, वो किसकी मिलकर बनी हुई होती है, इनामेल की मिलकर बनी होती है। इनामेल, इनामेल को भी हिंदी में इनामेल ही कहा जाता है, ठीक है। तो मैम जो वाइट वाला पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है, डेंटिन भाग, या जो अपर पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है, डेंटिन पार्ट, और जो लोअर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रूट पार्ट। हाँ, रूट और डेंटिन के बीच में पल्प वाला पार्ट होता है। राहुल कुमार जी, अरे इमरान खान, तीन पार्ट नहीं होते, उसके बीच में पल्प की एक लेयर बनी होती है। अब जो मेन पार्ट होते हैं वो दो ही पार्ट होते हैं दांत के। तो डेंटिन वाइट वाला पार्ट होता है, सफेद वाला भाग, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस उसकी जो आउटर लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, इनामेल से। और इनामेल जो होता है, जो इनामेल होता है वो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। इनामेल जो होता है वो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। इसके आगे लिख दिया मैंने हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट, और हिंदी में इसका नाम होता है कठोर भाग। ये क्वेश्चन इतनी बार आता है एग्जाम में, आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन आता है मानव के शरीर के सबसे कठोर भाग का नाम बताओ, तो कौन सा होगा, इनामेल। अब मैम क्यों होता है ये हार्ड पार्ट, क्योंकि किसी भी चीज को सॉफ्ट करने के लिए चाहिए होता है पानी, और इस इनामेल में पानी होता है 0%, तो मैंने इसके आगे लिख दिया वाटर 0%। किसी भी चीज को सॉफ्ट करने के लिए, मुलायम करने के लिए पानी चाहिए होता है, तो पानी चाहिए होता है, तो पानी होता नहीं है इनामेल के अंदर, तो इनामेल जो होता है वो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आए मानव के शरीर का या जंतु कोशिका का सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है, इनामेल। इनामेल कहाँ होता है, तो दांत में होता है। हार्डेस्ट पार्ट क्यों होता है, तो क्योंकि इसके अंदर पानी 0% होता है। अब आओ रूट पार्ट। रूट पार्ट जिसको हम बोलते हैं मसूड़े, और मसूड़े किससे मिलकर बने होते हैं, तो मसूड़ों में होती है मसल्स। मसल्स बोले तो मांसपेशी, मांसपेशी। और रूट वाले पार्ट का काम क्या होता है, यहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट हैं, यहाँ सेल से जो न्यूट्रिएंट आते हैं उन न्यूट्रिएंट को डेंटिन भाग तक पहुँचाना। तो जिस दिन आपके मसूड़े खराब हो जाएंगे, आपकी रूट खराब हो जाएंगी, इनमें इन्फेक्शन हो जाएगा, इनमें कैविटी हो जाएगी, इनमें कीड़े लग जाएंगे, तो आपका डेंटिन वाला पार्ट भी गिर जाएगा और आपका दांत टूट जाएगा, ठीक है। चलो बता देंगे अब अपर पार्ट को क्या बोला हमने, डेंटिन पार्ट। डेंटिन किससे मिलकर बना है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस इनामेल। और इनामेल क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रूट पार्ट। और रूट पार्ट किससे मिलकर बने होते हैं, तो रूट पार्ट मसल से मिलकर बना होता है। मसूड़े जो होते हैं वो मसल से मिलकर बना होता है। इतना आपको दांतों में पढ़ना था। क्या क्या पढ़ना था, दांत कितने टाइप के होते हैं, परमानेंट कितने आते हैं, टेम्परेरी कितने आते हैं, डेंटल फॉर्मूला परमानेंट का भी टेम्परेरी का भी। और उसके बाद 2-4 क्वेश्चन याद रखना, बच्चे में कौन से टाइप के दांत आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, या कौन से सबसे पहले आते हैं, कौन से सबसे एंड में आते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, माउथ में आपको 2 ऑर्गन पढ़ना था। पहला क्या था, टीथ। टीथ में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब दूसरा क्या आएगा, टंग। तो दूसरा आपको क्या पढ़ना है, जीभ या टंग, जीभ या टंग। आप देखो टंग, जीभ। जो जीभ होती है वो एक सेंसरी ऑर्गन है। टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो किसी भी चीज़ का सेंस देते हैं। हिंदी में कहा जाता है संवेदी अंग। और हमारे बॉडी में टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। एक हमारी आँख,
आंख किसका सेंस देती है? देखने का। दूसरा हमारी कान, कान किसका सेंस देखती है? सुनने का। तीसरा हमारी टंग, टंग किसका सेंस देती है? तो टेस्ट का। और चौथा हमारा नोज, नोज किसका सेंस? स्मेल का, कैसी स्मेल आ रही है। और पांचवा हमारा स्किन, त्वचा, स्किन किसका? सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, कोई एक्सटर्नल पेन हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है कोई, और आपको टच वगैरह फील करवाती है। तो ये 5 हमारे बॉडी में टोटल सेंसरी ऑर्गन होते हैं। एक कौन सा? टंग। टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन। किस चीज का सेंस देती है? तो मैंने आगे लिख दिया टेस्ट का, कैसा टेस्ट आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो टंग होती है वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन भी है। टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन, और हिंदी में इसको कहा जाता है मांसपेशीय अंग। टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन, मांसपेशीय अंग। अब मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है? मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गन जिसमें सिर्फ मसल्स हो, ऐसा ऑर्गन जो सिर्फ, ऐसा ऑर्गन जो सिर्फ मसल से मिलकर बना होता है, जो मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो मस्कुलर ऑर्गन। देखिए भैया एक बार बफरिंग हो रही है कुछ, थोड़ा सा देखिए, नेटवर्क स्लो है क्या? रुक जाइए, बता रही हूँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, देखिए अब नहीं होगा शायद बफरिंग, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। तो टंग कैसा ऑर्गन है? एक तो मैम आपने बताया है सेंसरी ऑर्गन है, और दूसरा टंग कैसा ऑर्गन? तो टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। और मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है? एक मांसपेशीय अंग, मांसपेशीय अंग। ऐसा ऑर्गन जो सिर्फ मसल से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मस्क्यूलर ऑर्गन। तो एक बात याद रखना, हमारी जो जीभ होती है वो इतनी फ्लेक्सिबल क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ मसल्स होती हैं। तो हमारी जो जीभ होती है उसके अंदर ना हड्डी होती है, ना उसके अंदर कार्टिलेज होती है, ना उसके अंदर रिब्स होती है। सिर्फ हमारी जीभ के अंदर, अटक गया है वीडियो, बहुत टक टक के चल रहा है। अरे इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इतना अच्छा इंटरनेट लगवाने के बाद भी प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बफरिंग हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी सही है। ठीक है, तो टंग में हमारी जो जीभ होती है वो फ्लेक्सिबल क्यों होती है? क्योंकि टंग के अंदर मसल्स होते हैं, सिर्फ हमारी जीभ के अंदर सिर्फ मसल्स है, और मसल्स है इसलिए इसको हम बोलते हैं मस्क्यूलर ऑर्गन। एक बात याद रखना कि हमारी जो जीभ है उसमें ना हड्डी होती है, ना कार्टिलेज होती है, और ना ही उसके अंदर कोई रिब्स होती है। सिर्फ हड्डी, आपकी जीभ के अंदर क्या होती है? मसल्स। और ऐसा ऑर्गन जिसमें सिर्फ मसल्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मस्क्यूलर ऑर्गन। देखो जीभ में हड्डी नहीं है, बट जीभ को ये गले वाली जो हड्डी होती है वो पकड़ के रखती है। ये जो थ्रोट बोन है इसका नाम होता है हायोड, हायोड हड्डी बोलते हैं इसको। जीभ में कोई हड्डी नहीं है, जीभ सिर्फ मसल से मिलकर बनी होती है, बट जीभ के अंदर यहां पर जीभ को जो पकड़ के रखती है, जो गले के अंदर जो हड्डी होती है वो हमारी जीभ को पकड़ के रखने का काम करती है। अगर आपकी ये गले वाली हड्डी, ये थ्रोट बोन टूट जाएगी तो किसी दिन आप खाना खाएंगे तो जीभ या तो अंदर खा जाएंगे या बाहर आके गिर जाएगी आपकी हड्डी। तो याद, आपकी जीभ बाहर आके गिर जाएगी। तो याद रखना, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है, बट जीभ को पकड़ के रखती है आपकी गले वाली हड्डी। तो अगर ये गले वाली हड्डी आपने किसी की तोड़ दी तो जब वो इंसान खाना खाएगा तो जीभ अंदर खा जाएगा या जीभ बाहर आके गिर जाएगी उसकी। ठीक है। अब देखो कि जीभ ने, मैंने जीभ को सेंसरी ऑर्गन क्यों बोला है? जीभ किस टाइप का किस चीज का सेंस देती है? मैंने बोला टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन। वीडियो रख चुका है, वेट कीजिए 2 मिनट। तो देखिए, टंग को मैंने सेंसरी ऑर्गन बोला है। टंग को मैंने सेंसरी ऑर्गन क्यों बोला है? क्योंकि जो टंग होती है वो किसका सेंस देती है? टेस्ट का देती है। क्यों देती है? क्योंकि टंग के ऊपर अपने बहुत सारी टेस्टिंग बड्स होती हैं, ऐसे
ये आपका जीभ, और इस जीभ के जो आगे वाला पार्ट होता है, सबसे फ्रंट वाला पार्ट होता है, यहाँ पर कैसी टेस्टिंग बड होती हैं? तो जीभ के इस वाले पार्ट पर हमेशा आपको स्वीट टेस्टिंग बड मिलेंगी, इस वाले पार्ट पर हमेशा मीठे वाली टेस्टिंग बड होती हैं, ठीक है। बोन का नाम, बोन जो हड्डी होती है गले वाली, इसका नाम होता है हायोड बोन, हायोड बोन। ये हमारे गले में होती है जो जीभ को पकड़ के रखती है, ठीक है। तो जीभ के सबसे आगे वाले पार्ट पर कैसी टेस्टिंग बड? तो मैम मीठे वाली, और आपको हमेशा जीभ के आगे वाले पार्ट पे मीठा टेस्ट फील होता है। यहाँ पर कैसा होता है? तो यहाँ पर आपको होता है हमेशा सोल्टी, सोल्टी बोले तो नमकीन, नमकीन टेस्ट फील होता है यहाँ पर। और इस वाले पार्ट पे आपको दही या छाछ खट्टे लगते हैं, तो ये कैसा? और यहाँ पर इस वाले पार्ट पे कैसा फील होता है? यहाँ पर आपको, इस पीछे वाले पार्ट पर, यहाँ पर आपको हमेशा कड़वा टेस्ट फील होता है। कड़वा बोले तो बिटर, बिटर, ठीक है। और सबसे एंड में यहाँ पर आपको कैसा टेस्ट फील होता है? तो सबसे एंड में यहाँ पर टेस्ट फील होता है या तो प्याज वाला अनियन, या आपको गार्लिक लहसुन वाला, या आपको जिंजर अदरक वाला। प्याज, लहसुन, अदरक में जो झंझनाहट सी होती है ना, एंड अदरक, ये सब टेस्ट कहाँ फील होते हैं? तो सबसे एंड वाली बड में। तो इतने टाइप की, 5 टाइप की टेस्टिंग बड होती है हमारी जीभ में। कौन कौन सी? तो सबसे आगे वाली स्वीट टेस्ट वाली, ये नमकीन वाली, ये खट्टे वाली, ये कड़वे वाली, और सबसे एंड में प्याज, लहसुन और अदरक वाली, ठीक है। क्लियर है इतना? अब चलें आगे। नेक्स्ट देखो, तो आपको जीभ के बारे में 2 बातें याद रखनी है। जीभ सेंसरी ऑर्गन है प्लस जीभ मस्कुलर ऑर्गन है, और जीभ के अलग अलग पार्ट पर अलग अलग टेस्टिंग बड होती हैं जो अलग अलग आपको टेस्ट फील करवाती है। अब देखो, जहां पर जीभ खत्म होता है, बिटर का मतलब होता है कड़वा, बिटर का मतलब होता है कड़वा, ओहो, बिटर का मतलब होता है कड़वा, कड़वा टेस्ट, कड़वे टेस्ट वाली होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जहां पर आपकी जीभ खत्म होती है उस पार्ट को बोलते हैं माउथ कैविटी, मुख गुहा। सबसे एंड वाले पार्ट को बोलते हैं मुख गुहा। जहां पर आपकी जीभ खत्म है उसको बोलते हैं मुख गुहा, ठीक है। अब देखो, इस माउथ कैविटी में क्या होता है? तो इस माउथ कैविटी में एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का नाम क्या लिखवाया मैंने? माउथ में कौन सी ग्लैंड होती है? सलाइवरी ग्लैंड। और हिंदी में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में इसको कहा जाता है लारिये ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। जहां पर आपका जीभ खत्म होता है तो उस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? मैम अब तो हमको लग रहा है हम टीचर बन जाएंगे, पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। मैम थैंक यू सो मच। अरे आकाश जी, टीचर बन के क्या करेंगे? टीचर की कोई इज्जत थोड़ी होती है। टीचर की कोई इज्जत नहीं करता है, टीचर मत बनिए। ठीक है। तो माउथ कैविटी क्या होता है? तो माउथ कैविटी जहां पर जीभ खत्म होता है उस पार्ट को बोलते हैं माउथ कैविटी। और माउथ कैविटी में कौन सी ग्रंथि होती है? तो सलाइवरी ग्लैंड या लारिये ग्रंथि, ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाती है? तो ध्यान से सुनो, सलाइवरी ग्लैंड बनाती है सलाइवा, सलाइवा। और सलाइवा क्या होता है? लार, लार जो आपकी टपकती रहती है ना, गुलाब जामुन देख के, रसगुल्ला देख के, ठीक है। मैडम विद्वान सर्वत्र पूज्यते मैम। अच्छा, और मैम आपकी इज्जत बहुत है, ऐसा मत बोलिए। लगता तो नहीं है हमारी इज्जत है। अरे नहीं, टीचिंग फील्ड में कोई इज्जत नहीं है सर। देखो, तो जहां पर आपका माउथ वाला ये जो जहां पर आपका जीभ खत्म होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? एक ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होता है। कौन सा? सलाइवरी ग्लैंड या लारिये ग्रंथि, ठीक है। और लारिये ग्रंथि क्या बनाती है? सलाइवा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है सलाइवा का पीएच कितना होता है? 6.8। शायद मैंने आपको केमिस्ट्री की क्लास में लिखवाया भी था, सलाइवा लार का पीएच कितना होता है? तो 6.8। अब इस लार का काम क्या होता है? इस सलाइवा का काम क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, सलाइवा का काम होता है डाइजेशन करवाना। अब डाइजेशन किसका करवाना? मैं यहां ऊपर लिख रही हूं, आपको वैसे ही नीचे लिखना है, सलाइवा के नीचे।
सलाइवा का काम होता है पाचन करवाना। अब पाचन किसका? तो पाचन तो खाना खाने का ही होता है, ठीक है। खाना जो खाया उसी का पाचन होता है। खाने में हमने कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स खाए? 3। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। तो ये क्या करता है सलाइवा? जब आपने माउथ में खाना खाया तो इस सलाइवा क्या करेगा? तो आपने जितनी भी खाने में कार्बोहाइड्रेट्स खाई हैं, अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं? तो मैम शुगर्स होती हैं, और हिंदी में इनको क्या नाम देते हैं हम? शर्करा। शर्करा बोले तो जैसे आपने गन्ना खाया, गन्ने में शर्करा होती है। आपने चावल खाए, चावल में शर्करा होती है। जैसे आपने मिठाई खाई, मिठाई में शर्करा होती है। राइस, चपाती, सब, तो ये सब क्या कहेंगे? इन सबको क्या कहते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो अब सलाइवा क्या करता है? तो जितनी भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाई हैं उसमें से ऑलमोस्ट 70% कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? तो ग्लूकोज में। ये आपके सलाइवा का काम होता है, और यही आपको याद रखना है, ठीक है। यही आपका काम है। कैसे जानेंगे कि किसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, आपका सलाइवा ऑटोमेटिकली जान लेगा। अगर आपने मीठी चीज खाई है, कोई कार्बोहाइड्रेट खाई है, तो सलाइवा में जो एंजाइम है, अच्छा सुनिए, देखो सलाइवा कैसे पचाता है, चलो बताती हूँ मैं, देखिए ध्यान से सुनिए। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, बहुत सही बोला आपने। हाँ देखो, सलाइवा पाचन कर देता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। देखो कैसे करता है सलाइवा, ध्यान से सुनना। सलाइवा में एक्चुअली 2 चीजें होती हैं। सलाइवा जो लार होता है ना, लार का पानी, उसमें 2 चीजें होती हैं। सलाइवा में ज्यादा होता है पानी, वाटर होता है 95%। सलाइवा में पानी कभी पूछे तो वो होता है 95%। बाकी के 5% में क्या होता है सलाइवा में? तो 5% में सलाइवा में होता है एक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? तो इसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। और एंजाइम क्या करवाते हैं? ब्रेक डाउन करवाते हैं, और ब्रेक डाउन को हम क्या बोलते हैं? पाचन की प्रोसेस। सलाइवरी एमाइलेज बोलो, या इसका दूसरा नाम होता है टाइलिन एमाइलेज। लिखा जाएगा पी से, बोला जाएगा टी से, पी साइलेंट रहता है। और सलाइवरी एमाइलेज का हिंदी में नाम होता है लारिये एमाइलेन। लारिये एमाइलेन, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करते हैं? हाँ टाइलिन या सलाइवरी। मैम सलाइवा, हाँ सलाइवा में लाइसोसोम्स होते हैं, मैंने बताया था सेल वाले चैप्टर में, वो इसी एंजाइम के साथ होते हैं लाइसोसोम। तो वो बैक्टीरिया वगैरह को मार देते हैं, बता चुकी हूँ मैं सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ कि जहां पर आपकी जीभ खत्म होती है, उस जीभ खत्म होने वाले पार्ट को माउथ कैविटी बोलते हैं। माउथ कैविटी में एक ग्लैंड होती है, और ग्लैंड कौन सी? तो ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड, लारिये ग्रंथि। सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाती है? तो मैम सलाइवा बनाती है, लार बनाती है। लार का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.8। और सलाइवा में 2 चीजें होती हैं। सलाइवा में एक पानी होता है, कितना परसेंट? 95%। और सलाइवा में दूसरा एंजाइम होता है, कौन सा? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, या टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। और इस एंजाइम का काम क्या होता है? जो भी हमने खाना खाया है, उस खाने में से जितनी भी हमने कार्बोहाइड्रेट, शुगर खाई है, जो हमने मीठी चीज खाई है, उस मीठी चीज को किसमें कन्वर्ट करना? ग्लूकोज में। कितना परसेंट? 70%। देखो यही रीजन होता है जब कभी आपको इंस्टेंट एनर्जी लेनी होती है, एकदम से आपको वीकनेस फील हो रही है, जब किसी इंसान का बीपी लो हो जाता है, उसको चक्कर आ जाता है, तो आप क्या देते हैं उसको? ग्लूकोज देते हैं, या उसको मीठी चीज खाने को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मीठी चीजों का खाने का डाइजेशन कहाँ हो जाता है? माउथ के अंदर हो जाता है। इजीली माउथ के अंदर हो जाता है, तो इजीली एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। इसीलिए यही रीजन होता है जब भी हमें इंस्टेंट एनर्जी लेनी होती है तो हम कौन सी डाइट खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खाते हैं, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि मैम ये 30% बाकी का बचा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहां जाएगा? फूड पाइप में जाएगा, और फूड पाइप से कहां जाएगा? स्टमक। अभी आ रही है? अब आ रही है आवाज?
हाँ जी, अब साउंड आ रही है क्या? आप बोलो, अब तो आनी चाहिए। ठीक है, देखो, तो आप जब भी हमें इंस्टेंट एनर्जी लेनी होती है तो हम कौन सी डाइट खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई इंस्टेंट एनर्जी लेनी होती है तो हमें क्या खाना होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब आपसे एग्जाम में घुमा के पूछे कि हमारे माउथ में किस फूड पार्टिकल का डाइजेशन हुआ है, हमने कितने टाइप के पार्टिकल्स खाए हैं? 3 टाइप के। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स। माउथ में किसका हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। कितना परसेंट? 70%। किस में? ग्लूकोज में। ये जो 30% है वो आगे हो जाएगा, उसका आगे होगा डाइजेशन। ठीक है, अब पूछे आपसे घुमाकर कि माउथ में किस फूड पार्टिकल का डाइजेशन नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ? एक प्रोटीन का और एक किसका? लिपिड्स का नहीं हुआ। किसका हुआ है? तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका नहीं हुआ? तो प्रोटीन्स और लिपिड्स का। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है यहां पर। तो आपने माउथ का सबसे पहला पॉइंट, आपने जब खाना कहाँ खाया? तो माउथ में खाया। माउथ में कितने ऑर्गन होते हैं? 2। पहला टीथ, दूसरा टंग। टीथ ने कैसी हेल्प की? तो टीथ ने हेल्प कर दी हमारी जो फूड है उसकी कटिंग कर दी, उसकी बाइटिंग कर दी, उसकी टीयरिंग कर दी, उसकी ग्राइंडिंग कर दी, उसकी मिक्सिंग कर दी। और माउथ में दूसरा ऑर्गन कौन सा था? टंग। और टंग ने क्या किया? टंग जहां खत्म होती है उस वाले पार्ट को माउथ कैविटी बोलते हैं, उसमें सलाइवा होता है। और सलाइवा, जो सलाइवा है वो किसका पाचन करता है? तो मीठी चीजों का। किस में करता है? ग्लूकोज में। कितना परसेंट? 70%। अब मुझे बताओ, मैंने उस चार्ट में माउथ के बाद क्या बनाया था? तो माउथ के बाद मैंने लिखा था ओइसोफेगस। और ओइसोफेगस को हिंदी में क्या बोलेंगे? आहार नलिका। आहार नलिका, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? फूड पाइप। फूड पाइप। तो माउथ के बाद अब खाना कहाँ जाएगा मैम? फूड पाइप में जाएगा। माउथ के बाद खाना कहाँ जाएगा? तो फूड पाइप में जाएगा। ठीक है, जितना भी आपने खाना खाया माउथ में, जितना भी पच गया या नहीं पचा, जितना भी फूड पार्टिकल जिसका डाइजेशन हो चुका है या जिसका नहीं हुआ है, वो सारा का सारा कहाँ आएगा? फूड पाइप में। ठीक है, अब यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है कि इस फूड पाइप की लेंथ कितनी होती है, इस फूड पाइप की लंबाई कितनी होती है? तो हमारी जो फूड पाइप होती है वो सिर्फ 25 सेंटीमीटर की होती है। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो आपके गले में, ध्यान से सुनना, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन भी है। आपके गले में ऐसे 2 पाइप होते हैं, गले वाले पार्ट में इसमें 2 पाइप होते हैं। ठीक है, ये जो इधर वाला पाइप होता है इसको कहते हैं हम फूड पाइप। फूड पाइप बोले तो खाने वाली नली। और खाना आप कहाँ से खाते हैं? माउथ से। तो ये किससे कनेक्ट होता है? माउथ से। और इस पाइप का काम क्या होता है? इस माउथ से जो खाना आया है इस खाने को ऐसे लेकर आना कहाँ पर? तो स्टमक में लेकर आना। स्टमक बोले तो पेट में। तो आपको पता लग गया होगा इस पाइप का काम क्या है। इस पाइप का काम है जो आपने खाना खाया उस खाने में से जितना भी डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कहाँ ट्रांसफर करना? पेट में ट्रांसफर करना। ये पाइप होता है, इस पाइप के अंदर खाना आएगा, ऑटोमेटिकली वह कहाँ जाएगा? स्टमक के अंदर। अब जो इधर वाला पाइप होता है इसका नाम क्या होता है? इधर वाला पाइप होता है मैम हमारा विंड पाइप। विंड पाइप बोले तो श्वास नली। ये 2 नली होती है, ये भोजन वाली, ये श्वास नली। और सांस हम कहाँ से लेते हैं? तो मैम सांस हम नोज के थ्रू लेते हैं, नाक के द्वारा लाते हैं। और इस विंड पाइप का काम क्या होता है? जो नोज में आपने एयर ली है, जो सांस लिया है, सांस लेने का मतलब जो एयर ली है उसको कहाँ ट्रांसफर करना? ऐसे करते करते कहाँ ले आएगा? तो ये फेफड़ों तक ले आएगा, लंग्स तक ले आएगा। तो ये 2 पाइप होते हैं हमारे गले में। पहला कौन सा? फूड पाइप। दूसरा कौन सा? तो विंड पाइप। अब इन दोनों पाइप के ऊपर एक ही ढक्कन लगा हुआ होता है, ऐसे एक पतली सी मेम्ब्रेन बनी हुई होती है ऐसे। वो मेम्ब्रेन किसकी होती है? तो मसल्स की होती है। आपने कभी सुना होगा, आपकी मम्मी बोलती है कि खाना खाते समय आपको बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए या खांसना नहीं चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी कहती है अगर तू जोर से हंसेगा खाना खाते टाइम पर तो तेरा जो खाना है वो कौन सी नली में चला जाएगा? श्वास नली में, और तू मर सकता है उस टाइम पर, तुझे हार्ट अटैक आ सकता है। क्यों कहती है आपकी मम्मी ऐसा? क्योंकि हमारे गले में जो दोनों पार्ट होते हैं, दोनों पाइप होती हैं, दोनों पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है। ढक्कन जो स्विच, जो ऑन ऑफ होता रहता है। ठीक है, इस ढक्कन का नाम क्या होता है?
इसका नाम होता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। और हिंदी में इसका नाम होता है घाटी का ढक्कन, एपिग्लोटिस, घाटी का ढक्कन। अब इसको ढक्कन क्यों बोला हमने? ढक्कन का मतलब तो है बंद, खुल जाना बंद हो जाना, खुल जाना बंद हो जाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो ढक्कन है वो इतनी पतली मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, इतनी पतली पतली झिल्लियां होती हैं जो एयर से वाइब्रेट हो जाती हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। कैसे? तो देखो, जब आप खाना खाते हैं तो पूरा का पूरा ढक्कन किस पाइप को कवर कर लेता है? तो इस वाले पाइप को। कौन सी पाइप है? श्वास नली, ताकि कुछ खाने का पार्टिकल यहाँ ना चला जाए। और अगर इस विंड पाइप में चला गया तो किसका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा? ऑक्सीजन का, और इंसान को अटैक पड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन ना पहुंचने से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता है, एनर्जी नहीं बनती है, ठीक है। इसीलिए आपकी मम्मी कहती है कि खाना खाते समय कभी भी जोर से खांसना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो आप खाना खा रहे हैं, खाना आपका ऐसे आ रहा है, आप जोर से हंस दिए, एकदम से प्रेशर लग गया, दबाव पड़ गया, प्रेशर पड़ा तो ये खाने वाला पार्टिकल कहाँ आ जाएगा? तो मैम विंड पाइप में आ जाएगा। और जैसे ही विंड पाइप में आएगा, यहाँ आके फंस गया मान लो चावल का दाना, किसका रास्ता ब्लॉक हो गया? ऑक्सीजन का। आपके फेफड़ों तक क्या नहीं पहुंचा? ऑक्सीजन। और आपको क्या आएगा? हार्ट अटैक, और इंसान की डेथ हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है ना खाना खाते समय बोलना चाहिए, ना खांसना चाहिए, ना जोर से हंसना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि जो स्विच की तरह काम करता है, बटन, मैं इसके आगे लिख देती हूँ स्विच, बटन, जो बटन की तरह काम करता है, ऑन ऑफ हो रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ठीक है। अब देखो इस फूड पाइप का काम क्या है? तो इस फूड पाइप का जो माउथ में खाना था उसको कहाँ ट्रांसफर करना? स्टमक में। तो तीसरा मैं यहाँ पर अब ऑर्गन क्या लिखूं? स्टमक। नेक्स्ट ऑर्गन क्या लिखूं मैं यहाँ पर? स्टमक। पहला कौन सा था? माउथ। दूसरा कौन सा था? ओइसोफेगस। और ओइसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप, आहार नलिका। आहार नलिका का काम क्या होता है? मैम जो खाना हमने माउथ में खाया उसको कहाँ ट्रांसफर करना? तो उसको स्टमक में ट्रांसफर करना। तो थर्ड ऑर्गन क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्टमक। स्टमक को हिंदी में या तो अमाशय बोला जाता है, या इसको पेट बोला जाता है, या इसका एक और भी नाम होता है, इसको उदर भी बोला जाता है। ये तीन नाम होते हैं स्टमक के, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, स्टमक को या तो पेट बोलो, या उदर बोलो, या अमाशय बोलो, ठीक है। अब जो भी आपने खाना, आपका फूड पाइप स्टमक में लेकर आया है, तो कुछ देर के लिए, आधे से 1 घंटे के लिए वो खाना एज इट इज पड़ा रहता है आपके पेट के अंदर। आधे से 1 घंटे आपके स्टमक में ऐसे ही खाना पड़ा रहता है। उसके बाद क्या होता है? तो आपकी स्टमक में, मैंने अभी पीछे लिखवाई थी फ्लो चार्ट में, कौन सी ग्रंथियां होती हैं? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है मैम? गैस्ट्रिक ग्लैंड। हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? अमाशय ग्रंथियां, अमाशय ग्रंथियां। स्टमक में कौन सी ग्लैंड? अमाशय ग्रंथियां। अब ग्लैंड है, ग्लैंड हमने किसको बोला है? तो ऐसी ग्रंथि जो कुछ ना कुछ केमिकल चीज बनाएगी। हम यहाँ पर कौन सी ग्लैंड पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेशन कौन करवाते हैं? एंजाइम। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं? आधे से 1 घंटे के बाद 3 चीजें बनाना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसे स्टमक में जैसे खाना आया, पेट में खाना आया, कुछ देर के लिए पेट में खाना एज इट इज पड़ा रह जाएगा। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होएंगी, और स्टिमुलेट होकर 3 चीजें बनाना स्टार्ट कर देंगी। 3 में से पहला है एक एसिड। एसिड कौन सा? पढ़ा चुकी हूँ मैं केमिस्ट्री में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। दूसरा यहाँ पर एक एंजाइम बनेगा, कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। पेप्सिन, सेम नाम हिंदी में पेप्सिन। और तीसरा यहाँ पर एक और एंजाइम बनेगा जिसका नाम होता है रेनिन। ये 3 चीजें बनना स्टार्ट हो जाती हैं कहाँ पर? स्टमक में, ठीक है। स्टमक में 2 एंजाइम, ये दोनों क्या है? एंजाइम। इन दोनों को मैं एक साथ लिख देती हूँ, ये दोनों होते हैं एंजाइम्स। और ये क्या होता है? एसिड। एसिड क्या होते हैं? अम्ल, ठीक है। अब देखो जैसे ही खाना आया तो ये 3 चीज बनाई, किसने बनाई? गैस्ट्रिक ग्लैंड ने। अब ये HCl एसिड है, इस एसिड के काम क्या बताए थे मैंने आपको सबसे पहला काम बताया था, अगर आपने ज्यादा खा लिया, आपकी ओवर ईटिंग हो गई, या आपने स्पाइसी खा लिया, जंक फूड ज्यादा खा लिया, तो ये एसिड ज्यादा अमाउंट में निकलेगा, ज्यादा अमाउंट में निकलेगा, आपके स्टमक का pH कम जाएगा, पेट में जलन होना स्टार्ट हो जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं? एसिडिटी,
ठीक है। तो इस एसिड की वजह से क्या हो जाती है, एसिडिटी या अम्लता हो जाती है। क्लियर है। उसके अलावा देखो, अगर आपने उस खाने में कुछ बैक्टीरिया वायरस खा गए तो वो सब इस HCl के अंदर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस HCl के दो काम हो गए, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना और दूसरा क्या काम, तो दूसरा एसिडिटी कोज करना। आप देखो मेन काम क्या होता है इस HCl का, मेन काम क्या होता है, इस HCl का मेन काम होता है इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करना। हाँ, HCl जो आपकी स्टमक की लाइनिंग होती है वो उन लाइनिंग के पास पहले से होता है, बट वो निकल के सिक्रीट कब होता है, तब आपका खाना आता है जब निकलता है अभिषेक जी, ठीक है। तो HCl क्या करता है, HCl एक तो एसिडिटी कर देगा, या कोई बैक्टीरिया कुछ वायरस खा गए तो उसको किल कर देगा। तीसरा काम क्या होता है इस HCl का, तीसरा काम होता है इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करना। ये एंजाइम्स जो मैंने लिखी हैं ये दोनों की एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिवेट है, ये सक्रिय फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में HCl के निकलने से पहले ये दोनों एंजाइम्स किस किस फॉर्म में होते हैं, तो जो पेप्सिन होता है वो पहले किसकी फॉर्म में होता है, तो पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है पहला। और जो रेनिन है वो पहले से किस फॉर्म में होता है, तो प्रोरेनिन फॉर्म में होता है। और अगर ये दोनों क्या होती हैं, तो ये दोनों इन एंजाइम्स की इनएक्टिव फॉर्म होती हैं। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, जो एक्टिवेट नहीं है। तो ये इन दोनों के आगे क्या लिखूं मैं, इनएक्टिव फॉर्म या नॉन एक्टिव, एक्रिय। तो पहले से मैम ये दोनों एंजाइम्स किसकी फॉर्म में होते हैं, एक तो पेप्सिनोजन की फॉर्म में, एक प्रोरेनिन की फॉर्म में। ये दोनों अगर ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा तो ये एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, ये इनएक्टिव फॉर्म है। और HCl निकल के इसको किस में बदल देगा, तो पेप्सिन की फॉर्म में। इसको किस फॉर्म में ले आएगा, रेनिन की फॉर्म में। तो ये इनएक्टिव फॉर्म थी, ये एक्टिवेट फॉर्म हो गई, ठीक है। 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लो, इतने में मैं पानी पी कर आती हूँ। 1 मिनट में जल्दी से रिवाइज कर लीजिए जितना मैंने लिखवाया है, 1 मिनट में आ रही हूँ। चलो पढ़ लिया। तो जैसे ही मैम स्टमक में आता है तो 3 चीजें बनती हैं। पहला HCl क्या होता है, एक एसिड, और इस एसिड के 3 काम होते हैं। पहला एसिडिटी कोज करना, दूसरा क्या काम होता है, तो दूसरा ये क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किस में किल कर देता है, उनको किल कर देता है। तीसरा इन दोनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। कौन कौन से एंजाइम, पेप्सिन एंड रेनिन। देखो P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। जैसे ही आपका पेप्सिन एक्टिवेट होता है वैसे ही देखो क्या होता है, ये पेप्सिन है, इसके आगे देखो, जैसे ही आपका पेप्सिन एक्टिवेट होता है तो P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने लग जाता है। और प्रोटीन कौन कौन से होते हैं जैसे आपने क्या क्या खाया प्रोटीन वाली चीज, आपने सोयाबीन, आपने नॉनवेज, आपने चाप खाई, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन। तो पेप्सिन क्या करता है, जितने भी आपने प्रोटीन्स खाई हैं उनको किसकी फॉर्म में ले आता है, तो पेप्टोन्स की फॉर्म में ले आता है। कितना परसेंट, तो ऑलमोस्ट 90%, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि मैम अभी तो 10% प्रोटीन किस में जाएंगे, पेप्टोन्स में, और देन 100% आपका पेप्टोन्स है वो किसकी फॉर्म में जाएगा, अमाइनो एसिड की फॉर्म में, अमीनो अम्ल की फॉर्म में। तब जाकर डाइजेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो स्टमक में मैम कंप्लीट तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ है, अभी तो पार्शियल डाइजेशन हुआ है, कुछ कम ही पचा है खाना। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि स्टमक में मेनली किस मॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है, तो किसका होता है, पेप्सिन का।
सॉरी प्रोटीन का कौन करता है? पेप्सिन। किस में करता है? पेप्टोन्स में। कितना परसेंट? ऑलमोस्ट 90%। अब ये जो रेनिन है, रेनिन क्या करता है? अगर आपने खाना खाने के साथ दूध पिया है तो ये दूध को पचाकर बदल देता है एक प्रोटीन के अंदर। और दूध से कौन सी प्रोटीन मिलती है? तो दूध में प्रोटीन होती है केसीन प्रोटीन। ये प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन है, तो दूध से केसीन में बदल देता है दूध को। और कितना परसेंट? 100%। कितना परसेंट? 100%। ठीक है, फिर रिपीट करूं मैं एक बार, कैसे पढ़ना है आपको। देखो मैम, जैसे हमने माउथ में खाना खाया, माउथ में किसका डाइजेशन हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का। कितना परसेंट? ऑलमोस्ट 70%। किस में? ग्लूकोज में। उसके बाद खाना कहाँ आया था? तो आपके फूड पाइप में। फूड पाइप ने कहाँ ट्रांसफर कर दिया इसको? तो फूड पाइप ने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? स्टमक। ठीक है, अरे साउंड नहीं गई, मैंने एक बार माइक ऑफ करे थे, एक्चुअली कुछ फोन आ गया था। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है? तो देखो, जो माउथ में खाना था वो कहाँ आया? ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस ने कहाँ ट्रांसफर किया? स्टमक में। और स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड या आमाशय ग्रंथियां। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, वो तीन चीज बनाती है। क्या क्या? पहला एक HCl, HCl एक एसिड होता है। अब आपसे क्वेश्चन सीधे पूछता है, देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। अरे पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड्स तो प्रोटीन के बीच में बनने वाला बॉन्ड है। और जो पेप्टोन्स होता है वो प्रोटीन के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, हरिहर नाथ सिंह जी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पेप्टाइड तो क्या होता है? तो पेप्टाइड होता है एक बॉन्ड जो अमाइनो एसिड के बीच में बनता है। ठीक है, देखो तो अब आपसे क्या, देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl। पेट में जो अम्ल होता है उसका काम क्या होता है? एसिडिटी करना और एंजाइम को एक्टिवेट करना। कौन कौन से एंजाइम होते हैं स्टमक में? पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। तो पेप्सिन पहले से किस फॉर्म में होता है? पेप्सिनोजन फॉर्म में। रेनिन पहले से किस फॉर्म में होता है? प्रो रेनिन फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजन किस फॉर्म में आएगा? पेप्सिन किसकी प्रेजेंस में? HCl की। और पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को। किस में? पेप्टोन्स में। कितना परसेंट? 90%। रेनिन, रेनिन पहले से किस फॉर्म में था? मैम प्रो रेनिन की फॉर्म में था। फिर रेनिन किसका डाइजेशन करेगा? दूध का। किस में करेगा? केसिन प्रोटीन में। अब एक क्वेश्चन आता है, यहां से आता है कि जो स्टमक है उसका पीएच कितना होता है। ठीक है, स्टमक का पीएच कितना होता है? देखो स्टमक में इतना स्ट्रॉन्ग एंजाइम होता है HCl, तो इसका पीएच होता है 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में। हाँ, जब आपको एसिडिटी होता है तो 1.3, 1.2, 1.1 भी आ जाता है, क्योंकि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है? HCl का। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि स्टमक में कौन से खाने का डाइजेशन हुआ? किस किस का हुआ? एक तो प्रोटीन का और दूसरा किसका? दूध का। किस किस का नहीं हुआ? किस किस के नहीं हुआ? तो किस किस का नहीं हुआ? एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा किसका? तो लिपिड्स का नहीं हुआ। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं। कौन सी ग्रंथि? गैस्ट्रिक ग्लैंड। हाँ देखो, एक क्वेश्चन और आता है यहां से। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है कि एक बात बताइए, जब आपके स्टमक में इतना स्ट्रॉन्ग एंजाइम है HCl, तेजाब बन रहा है आपके पेट के अंदर, तो आपका स्टमक जल क्यों नहीं जाता है? जब इस CPO के पेपर का भी क्वेश्चन था, तो आपका इस हिसाब से तो आपका पेट में जलन होनी चाहिए, पेट जल जाना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग तेजाब है ये, तेजाब HCl, इतना कम पीएच होता है इसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो पेट है उसके अंदर की साइड ऐसे लाइनिंग होती है एक, ये लाइनिंग को क्या बोलते हैं? तो इस लाइनिंग का नाम होता है म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर। और ये म्यूकस लेयर जो होती है
ये हमेशा किस नेचर में रहती है? तो ये रहती है बेसिक नेचर में। बेसिक का मतलब क्या है? क्षारीय। तो देखो ये बेसिक, ये एसिड, और जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? सॉल्ट प्लस पानी, सॉल्ट प्लस पानी। तो ऐसे वो न्यूट्रल होता रहता है, होता रहता है। ये म्यूकस की लेयर होती है जो हमें किससे बचा लेती है? स्टमक को जलने से बचा लेती है। ठीक है, इतना आपको स्टमक में याद रखना है, इतना आपको पेट में याद रखना है। आप बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि जब स्टमक में खाना आया है तब तक कौन कौन से फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो चुका है और कौन कौन से का नहीं हुआ है? तो आप क्या बताएंगे कि सबसे पहले किसका हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का। किस में हुआ था? ग्लूकोज में। कितना परसेंट? 70%। किसने किया? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम ने। उसके बाद स्टमक में किसका हुआ? प्रोटीन का। कितना परसेंट? 90%। किस में हुआ? पेप्टोन्स में। किसने किया? पेप्सिन ने। और तीसरा किसका हो गया? दूध का। दूध का किसने किया? हाँ, ट्रिप्सिन एंजाइम आगे बनेगा, संजय मीना जयपुर, आगे बनेगा, आगे बनेगा ट्रिप्सिन। आगे बताएंगे कहाँ बनता है ट्रिप्सिन, यहाँ नहीं बनता है ट्रिप्सिन। ठीक है, तो स्टमक में और किसका डाइजेशन हुआ? दूध का। दूध से कौन सी प्रोटीन मिली हमें? केसीन। देखो जब बच्चे होते हैं, बच्चों में दूध ही पीते हैं बच्चे, तो बच्चों में सबसे ज़्यादा एंजाइम कौन सा बनता है? तो बच्चों में मैम सबसे ज़्यादा रेनिन एंजाइम बनता है। जब आप दूध नहीं पियोगे तो रेनिन एंजाइम का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है, बहुत कम 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 ऐसे बनने लग जाता है रेनिन। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट, माउथ। माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 4 नंबर पर आपका कौन सा ऑर्गन है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम क्या बोलेंगे? छोटी आंत बोलेंगे। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत। अच्छा बच्चा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मैं वो कल कराऊंगी, कंटिन्यू कल करूंगी, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, गला बिल्कुल मेरा एकदम थक चुका है। 1.5 घंटे मैंने पढ़ा दिया, इससे ज़्यादा अभी मेरे में थोड़ी सी बिल्कुल वीकनेस आ रखी है पूरी एकदम। तो अब आप 10 मिनट के लिए आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, जो मैंने पढ़ाया है उसमें आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। फिर 7:10 में मैं क्लास ख़त्म कर दूँगी और बाकी कल कंटिन्यू करेंगे आगे। स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे कल पढ़ेंगे। जल्दी से मुझे, ओके, आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं 20 मिनट पहले छोड़ दूँ आज, जल्दी बोलिए। वैसे आज बहुत हो गया आप लोगों के लिए, इतना बहुत है। 5 स्टूडेंट्स मतलब, हाँ जी जल्दी बोलिए, सही है। अब मुझसे आप सेल इनटू सेल मतलब, अच्छा 5 स्टडीज लिखवा दूं? चलो स्टडीज लिखवा देते हैं, अगर आपने याद दिलवाई दिया है तो 2-4 लिख लो। पहले मुझे बताओ कि किस किस की स्टडी आपने लिख ली थी, किस किस की स्टडी आपने पढ़ ली थी? कोई डाउट हो तो पूछिए मुझसे जल्दी, किसी भी टाइप का डाउट हो। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से मैं कल यहीं से कंटिन्यू करूंगी। मैम पेप्सिन एंड पेप्सिनेज, अरे पेप्सिनेज भी एंजाइम होता है, बताऊंगी क्या होता है आगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl कैसे प्रोड्यूस करता है? क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर सेल्स होती हैं, तो वो सेल्स स्टिमुलेट होकर बनाती हैं सर। ठीक है, आगे मैम स्टमक में फूड कितने टाइम तक स्टोर होता है? तो स्टमक में जब खाना आता है तो आधे से 1 घंटे तो खाना ऐसे ही पड़ा रहता है, और उसके कम से कम डाइजेशन की प्रोसेस में आधा 1 घंटा और लग जाता है, तो टोटल मान के चलो 2 घंटे तक फूड आपके स्टमक में रहता ही है मिनिमम, मिनिमम। ठीक है, अब कॉल, अच्छा अब कल मैम, अच्छा ठीक है मैम, RRB NTPC के लिए GS स्पेशल बैच बेनिफिशियल बिल्कुल रहेगा शुभम जी, बिल्कुल रहेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी तो 15 मार्क्स में आनी है आपकी, तो वो भी आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। मैम किस एज के किस एज तक टीथ आता है? 20-21 साल के बाद कभी भी आ सकता है, 40 साल से पहले पहले कभी भी आ सकता है आपको। ठीक है, सेल इनटू सेल, दीक्षा मैम क्या बोल रहे हैं आप? सेल इनटू सेल, मैं समझी नहीं आपकी बात। स्टमक में पीएच लेवल कितना, अभी तो बताया पीएच स्टमक का 1.5 से 2.5। लीवर, फ्रूट, आई, मसल्स, फंगस, एल्गी, बर्ड्स, अच्छा इनकी लिखवा दी है मैंने स्टडी।
ठीक है, तो मैम गैस्ट्रिक जूस का बता दो, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बता दो। दिया, गैस्ट्रिक जूस लिक्विड की फॉर्म में होता है, उस लिक्विड में एंजाइम्स भी होता है और उसमें HCl भी होता है और उसमें पानी भी होता है। ठीक है, जल्दी किसका डाइजेशन होता है, हर्बीवोरस और कार्निवोरस? जल्दी सर हर्बीवोरस का होता है। अब डिपेंड करता है कितना अमाउंट कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं आप। ठीक है, और हम लोग किस टाइप के होते हैं, हम लोग होते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी प्लस मांसाहारी, जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों खा सकते हैं। मैम स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है? नहीं, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट लिपिड का डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है मैम, आज मैंने आपका GS बैच का क्लास अटेंड किया हूँ। अरे वाह, कैसा लगा फिर हरिहर नाथ जी, आपको कैसा लगा? मैम केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए PDF प्रोवाइड। अरे यार PDF पे मेरा काम चल रहा है, प्लीज़ मुझे एक दिन का टाइम हो दो, मेरा PDF पर काम ही चल रहा है, मतलब अभी PDF प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है मैम, किस किस चीज़ का एसिडिटी क्यों होती है? दूध खाने से कभी भी एसिडिटी नहीं होती है। किसने बोला दूध खाने से एसिडिटी होती है? दूध पीने से कभी भी एसिडिटी नहीं होती है। और क्या पूछ रहे हैं? मैम प्लीज आंसर मी, पूछिए आप क्या बोल रहे हैं। मैम MCQs हिंदी में देना, हिंदी में अपलोड हो जाएंगे आज, चिंता मत करो आप। बाकी और कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, सब कुछ स्मूथ चल रहा है ना? जल्दी बोलिए। आज मेरा फर्स्ट डे था मैम। ओके, कैसा लगा फिर सर आपको? मैम एक क्वेश्चन पूछे, सदाम हुसैन जी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सदाम हुसैन जी बिल्कुल पूछिए आप क्वेश्चन। 3rd ग्रेड राजस्थान टीचर के सिलेबस का आपने देखा है क्या? कल आपने कहा था। हाँ जी, उसमें जनरल साइंस ही आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। फूड इन स्टमक कोल्ड, क्या कहते हैं? आपकी डिग्री कितनी है? आप अच्छी पढ़ाती हैं। सर मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां, चलो आप सुनना चाह रहे हो तो सुन लो। मैंने सबसे पहले किया BSc बायोटेक्नोलॉजी। BSc बायोटेक्नोलॉजी जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 साल का। देन मैंने MSc किया। MSc किससे किया? तो मैंने सेल बायोलॉजी से किया। उसके बाद अभी मेरा PhD चल रहा है सर, जो मे भी ये सबमिशन उसका हो सकता है बहुत जल्दी है। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ सदाम हुसैन जी, कोई डॉक्टर नहीं हूँ मैं। ठीक है, किरण की बुक ले लूँ, किरण से अच्छा है आप घटना चक्र ले ले। फ्लोरीन और एनामेल में डिफरेंस बताओ मैम। फ्लोरीन अंदर की लेयर होती है, एनामेल आउटर लेयर होती है। एसिडिटी कैसे होता है मैम? अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। द स्टोन प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर इफेक्ट्स ऑन डाइजेशन ऑफ व्हाट? सर प्रमोद जी आपका आंसर है लिपिड्स। लिपिड्स कल बताऊंगी आपको मैं लिपिड्स क्यों, क्योंकि जो आपका लीवर होता है वो बाइल जूस बनाता है, और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा तो क्या स्टोर नहीं होगा? बाइल जूस। तो बाइल जूस किसका पाचन नहीं करेगा? फैट या लिपिड्स का। ठीक है मैम, सारे फैकल्टी जबरदस्त है मैम। हाँ हरिहर नाथ जी बहुत अच्छी फैकल्टीज है मेरे साथ वाली, इवन मैं सबसे कम एक्सपीरियंस वाली हूँ, बाकी सब बहुत एक्सपीरियंस वाली फैकल्टीज है। तो आपको अगर GS का बैच परचेज करना है तो बिल्कुल कर लीजिए। ठीक है, तो वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। स्टेट PCS के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके तो सबसे पहले होगा। चाइम, अच्छा एक बोल रहे कि मैम CHYME काइम बोलते हैं इसको, काइम। जो फूड अपने स्टमक के अंदर होता है, जो थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड भी है थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड भी है, तो उसको काइम कहा जाता है। काइम कहा जाता है, सही बोला आपने। ठीक है, हाँ बताया ना मैम, फूड कोल्ड इन स्टमक इज काइम। लिखूं CHYME। CHYME मतलब थोड़ा बहुत प्रोटीन, थोड़ा बहुत दूध वाला, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट जो माउथ से आया है। मैम जी आप अपनी तबीयत ठीक कर लीजिए। हाँ जी मैं तबीयत ठीक कर लूँगी, आज सुबह से मेरे को थोड़ा वीकनेस सा लग रहा है। मैम प्लीज़ आंसर मी, क्या पूछा है आपने? प्लीज़ पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। मैम आपको अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैम, आपने केमिस्ट्री का PDF नहीं दिया है। सारा जी केमिस्ट्री का PDF आपकी क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है मैम, स्पीड कम रखिए, नोट्स बना रहे हैं इसलिए। आशीष जी स्पीड कम रखूंगी, सिलेबस नहीं हो पाएगा। आप क्या करें, आपको हमने एक फैसिलिटी दे रखी है ना, वीडियो को कितनी भी बार आप प्ले करके देख सकते हैं, तो 5, 10, 20 बार प्ले करो, देखो। प्लीज कंसिडर्स द सेल विद इन द सेल। मैम मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ, सॉरी दीक्षा मैम, मुझे थोड़ा सही बता सकते? कंसिडर्स द सेल विद इन द सेल। मैम मैं नहीं समझ पाई आपका सेंटेंस। मैम 1 वीक बायो 1 वीक केमिस्ट्री पढ़ाएं। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है, चलो मैं इस अगले वीक से इसको अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अगले वीक से मैं बिल्कुल।
मैम नोट किस टाइप के करें, किस टाइप से करें? अरे थोड़ा बहुत जो भी आपको जैसे याद रहे वैसे कर लो। मैम मेरा कमेंट भी देख लो, कुणाल जी देख तो लिया आपका कमेंट। मैम आपकी क्लास और एमसीक्यूज करने के बाद कोई बुक्स लेने की जरूरत है क्या? प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। एमसीक्यूज कब होंगे सेल के? सेल के एमसीक्यूज होंगे संडे को, संडे को मैं 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास लूंगी, तब होगा, ठीक है, पक्का। मोहम्मद शाहिद जी बुक सही है, बट उससे ज़्यादा अच्छी बुक है आपकी घटना चक्र, मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैम आप रेस्ट करिए, बाय। हाँ जी सदाम हुसैन जी, मैं अब जा ही रही हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड हार्टेड कोऑपरेशन। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम यहीं से छोटी आंच से स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास का मतलब कल, अगली क्लास का मतलब कल। अच्छा बताओ कल किसकी क्लास लगाऊं? बायोलॉजी के लगाऊं, केमिस्ट्री के लगाऊं, फिजिक्स के लगाऊं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बायो कल किसकी क्लास लगाऊं? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्या पढ़ेंगे कल? प्रैक्टिस बुक्स का नाम अरे बता दीजिए। प्रैक्टिस बुक घटना चक्र ले लो, घटना चक्र बहुत अच्छी बुक है, या मैकबुक आती है, मैकबुक ले लो। जल्दी बताइए कल किसकी क्लास लगाएं? एक बोल रहा है बायो की, बायो 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 बायो। अच्छा कल भी रेस्ट करूँ मैं? अरे वाह आप तो बहुत अच्छे हैं मैम। बायो बायो बायो, ठीक है, तो चलो कल भी हम बायोलॉजी की क्लास लगा लेंगे। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैम, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बायो बायो बायो, ठीक है। एक लड़का, वो लड़का या लड़की सारा वो बोले केमिस्ट्री, बायो बायो, ठीक है। बायो की वेटेज ज़्यादा है भैया, बायो वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो हम कल बायो ही पढ़ाएंगे। चलो अच्छा है, कल डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट भी हो जाएगा आपका। कल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट भी हो जाएगा। एक बोल रहे हैं जूलॉजी, अरे पागल जूलॉजी तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? जूलॉजी तो पढ़ रहे हैं हम अभी तक, ठीक है। बॉटनी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, बॉटनी बाद में करेंगे। अच्छा मैम आप रेस्ट कीजिए, फिजिक्स के लगा दीजिए, ये भी अच्छा आइडिया है। अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं लूँगी बायोलॉजी की, अदरवाइज फिजिक्स के लगवा देंगे रवि सर की, ठीक है। चलो मिले फिर अगली क्लास में। कल तक आप इतना पढ़ के रखना, देन अपन अगली क्लास में यहीं से आगे। आपकी तबीयत ठीक है तो पढ़ाना, नहीं तो आप रेस्ट कर लेना। ओके 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 सर, ठीक है ठीक है। चलो मिले हम अगली क्लास में। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में ना। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर।